पुस्तक 38 अध्याय 1 प्रथम ऑटो बैठक वास्तेविन पैलेस। जेडफायर दायरे का मामला खत्म होने के बाद से वास्तेविन पैलेस के अनुयायी अपने मुख्यालय लौट आए थे। वास्तेविन पैलेस अब पहले से भी ज्यादा चहल पहल से भरा हुआ था। जी निंग, सम्राट सोलेस्की ने निंग के निवास की ओर तेजी से बढ़ते हुए पुकारा। सम्राट सोलेस्की का असली शरीर अब दाओ गठबंधन के अमर महल में उनके एक सदस्य के रूप में था और सम्राट गोल्डिस और सम्राट ब्लैक क्लाउड के साथ उनके काफी अच्छे संबंध थे। बड़े भाई सोलेस्की, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? सुनहरे वस्त्र पहने निंग अकेले आराम से मछली पकड़ रहा था। अभी अभी कुछ बड़ा हुआ है। सम्राट सोलेस्की की आंखें बड़ी और गोल थीं। जब उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, दाओ एलायंस को अभी अभी खबर मिली है और उन्होंने मुझे तुरंत आपको इसकी सूचना देने को कहा है। ऑटो टाइटेनोस अपनी जागीर छोड़कर फ्लेम ड्रैगन रीलम्वर्स की ओर जा रहा है। वह किसी भी क्षण पहुंच सकता है। क्या? निंग का पूरा शरीर एक पल के लिए कांप उठा, फिर उसे होश आया। उसने मछली पकड़ने वाली छड़ी नीचे फेंकी, उछलकर खड़ा हुआ, फिर घबराकर बोला, ऑटो टाइटेनोस कब और कहाँ आ रहा है? हमें यकीन नहीं है। उसकी जागीर हमसे बहुत दूर है, लेकिन एक तानाशाह होने के नाते वह अविश्वसनीय रूप से तेज चलता है। कोई नहीं जानता कि उसे यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। सम्राट सोलेस्की ने आगे कहा, हो सकता है कि वह अगले ही पल प्रकट हो जाए, लेकिन अगर वह रास्ते में कुछ चक्कर लगाता है तो उसे कुछ अराजकता चक्रों का सामना करना पड़ सकता है। निंग को लगा जैसे उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया है। हालांकि उसका दाव हृदय बहुत मजबूत था, फिर भी वह बहुत घबराया हुआ था। आखिरकार वह आ ही गया। निंग ने एक लंबी सांस छोड़ी, उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। मैंने इतने लंबे समय तक इंतजार किया है और इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी है। आखिरकार ये दिन आ ही गया। निंग में इतना उत्साह तो दाऊमज भी नहीं जगा पाता। वह सचमुच यू वेई को वापस जिंदा करने और उससे फिर से मिलने के लिए उत्सुक था। अपनी पत्नी के साथ वह लाखों अराजकता चक्रों वाला जीवन जीने से भी ज्यादा संतुष्ट होगा। यह अकेलेपन के अंतहीन जीवन से कहीं बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है। रीलमशिप। निंग को अचानक होश आया। मुझे रीलमशिप वापस लाने जाना है और किसी भी पल उसके लिए तैयार रहना है। ऑटो टाइटेनोस को मदद के बदले निंग से रीलमशिप चाहिए थी। अगर निंग के पास रीलमशिप न होती तो बहुत अजीब होता। आतंक स्टाजिया जेडफायर क्षेत्र। फ्लेमविंग गॉड दूसरे छिपे हुए कमरे में फंसा रहा, जबकि निंग, एजियोरफाइंट और व्हाइट थॉ उसके साथ थे। फ्लेमविंग, निंग ने पुकारा। मास्टर। फ्लेमविंग ने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया। निंग के साथ 5 अराजकता चक्र बिताने के बाद वह निंग को मास्टर कहकर पुकारने का आदी हो गया था। मुझे बाहर जाकर कुछ काम निपटाना है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, निंग ने कहा। तुम वापस आओगे, है ना? फ्लेमविंग को निंग के प्रति गहरा लगाव महसूस हुआ। निंग को सिरदर्द होने लगा। वह महान कैओस प्रिमोडियल एक बच्चे जैसा था। निंग बस इतना ही कह सका, चिंता मत करो, मैं जरूर वापस आऊंगा। बस एक छोटी सी झपकी ले लो। जब तक तुम जागोगे मैं वापस आ जाऊंगा। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तब तक मैं तुम्हारी उन जंजीरों से निपट लूंगा। ठीक है। फ्लेमविंग ने बार बार सिर हिलाया। हम चल पड़े। निंग तुरंत मुड़ा और विशाल प्राचीन तांबे के द्वार से बाहर निकल गया। उसके बगल में एजियोरफिएंट और व्हाइट थॉ उड़ते हुए निकल रहे थे। फ्लेमविंग ने निंग को जाते हुए देखा। जैसे ही बड़ा दरवाजा बंद हुआ, वह आखिरकार फिर से बैठ गया। हालांकि वह बहुत पहले ही अकेलेपन का आदी हो चुका था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से नींद में डूब गया। थोड़ी देर बाद निंग, एजियोरफाइंट और व्हाइट थॉ जेडफायर दायरे के भीतर दूसरे छिपे हुए कमरे में पहुंच गए। तो ये जेडफायर दायरे का निर्माण आरेख है। हेगेमोन एजियोरफिएंट ने वेदी पर विशाल फूल जैसे निर्माण आरेख को देखा। हाँ, क्या तुम इसे समझने और इसमें महारत हासिल करने में सक्षम हो? निंग हंसा। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये संरचना बहुत अजीब लग रही है। यह उन अन्य संरचनाओं से बिल्कुल अलग है जिनका मैंने विश्लेषण किया है। हेगेमोन अज़ुरफाइंड ने अपना सिर हिलाया। निंग मुस्कुराया। सिथे ने वास्तव में संरचनाओं की कला के संबंध में एक अनोखे मार्ग पर कदम रखा था। एक ऐसा मार्ग जो साधकों द्वारा अपनाए गए मार्गों से बहुत अलग था। उचित तकनीकों को जाने बिना ये समझना भी बेहद मुश्किल होगा कि ये संरचनाएं कैसे काम करती हैं। फुसफुसाहट। निंग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे आग की एक धारा तुरंत उसके अंदर से निकली और एक सम्राट श्रेणी के गोलेम का शरीर बन गया। यह उन कई गोलेमों में से एक था जो निंग ने स्टोन एलिफेंट वॉल में सिथे खंडहरों से हासिल किए थे। यही वह नियंत्रण तकनीक है जो जेडफायर क्षेत्र के ज्वलंत मार्गों और सबसे बाहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करती है। निंग ने एक जेड स्लिप फेंकी। जल्दी करो और इसमें महारत हासिल करो। एक बार जब तुम इसमें महारत हासिल कर लोगे तो मेरे लिए जेडफायर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लो। हाँ, ज्वलंत सम्राट वर्ग के गोलेम ने सम्मानपूर्वक कहा। निंग ने उसे केवल सबसे बुनियादी नियंत्रण तकनीकें ही दी थीं। अब जब निंग पूरी तरह समझ गया था कि यह तकनीक कैसे काम करती है, तो उसके लिए अपनी खुद की एक नई नियंत्रण तकनीक विकसित करना आसान हो गया। हालांकि इस तकनीक का इस्तेमाल केवल बाहरी परिधि और ज्वलंत मार्गों को नियंत्रित करने के लिए ही किया जा सकता था। कारागार क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाली सभी तकनीकें काफी जटिल थीं। फिलहाल निंग भी उन्हें अलग नहीं बता पा रहा था। याद रखना, जलते हुए रास्तों में एक हेजेमोन है। निंग ने अनगिनत रास्तों में से एक में स्थित एक छोटे से बिंदु की ओर इशारा किया। उस पर कड़ी नजर रखना। जैसे ही वह इधर उधर भागने लगे, तुरंत कुछ सबसे शक्तिशाली तंत्र सक्रिय करके उसे मार डालो, या कम से कम उसे फंसाकर जेल में डाल दो। समझ गया, सम्राट वर्ग के गोलेम ने जवाब दिया। लेकिन हाँ, वह मरने से इतना डरता है कि मुझे लगता है कि वह हिलेगा डुलेगा भी नहीं। जरूरी इंतजाम करने के बाद निंग थोड़ा निश्चिंत हो गया।
ये जगह अब तुम्हारे हाथ में है। एज्योरफिएंट वाइट थॉ। चलो। निम को एज्योरफाइंड से कुछ छिपाने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि एक अनुचर को बांधने वाली जीवन रक्त की शपथें काफी मजबूत थीं। उसे फ्लेमड्रैगन रियल्म्स में वापस जाना था, जिसका मतलब था कि वह संरचना आरेख को बनाए रखने के लिए किसी दिव्य शक्ति क्लोन का इस्तेमाल जारी नहीं रख सकता था। नतीजतन उसके पास अपने गोलेम पर निर्भर रहने का ही एकमात्र विकल्प था। सम्राट श्रेणी के गोलेम बेहद बुद्धिमान थे और उनके लिए कुछ बुनियादी संरचनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं था। ये याद रखना चाहिए कि जब प्रमुख शक्तियां समाप्त हो जाती थीं, तो वे अक्सर अपनी विरासत स्थलों को नियंत्रित करने और अपने उत्तराधिकारियों की प्रतीक्षा करने के लिए संरचना आत्माओं, खजाना आत्माओं या शक्तिशाली गोलेम का उपयोग करती थीं। गोलेम की आयु अनंत होती थी और वे अपने स्वामी को तब तक धोखा नहीं देते थे जब तक उन्हें जबरन बांधा न जाए। इस प्रकार सिथे और साधक दोनों ही गोलेम का उपयोग करने में आनंद लेते थे। अपनी बाकी व्यवस्थाएं पूरी करने के बाद निंग ने दोनों को उस क्षेत्र में उड़ान भरने और जलते हुए मार्गों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। जेडफायर क्षेत्र में ऐसे जलते हुए मार्ग बहुत ज्यादा थे और वे सभी बहुत लंबे थे। हालांकि क्षेत्र की मरम्मत हो चुकी थी और वह काफी तेजी से उड़ने में सक्षम था, फिर भी उन्हें जलते हुए मार्गों से गुजरने में 2 दिन लग गए। वहां से बाहर निकलने का रास्ता है। निंग संरचना आरेख से अच्छी तरह वाकिफ था और इसलिए उसे पता था कि जेडफायर क्षेत्र में कहां-कहां दरारें हैं। आखिरकार वह पूरी तरह से तबाह हो चुका था। निंग दरारों का पीछा करते हुए आसानी से बाहर निकल पाया। झटपट रियलमशिप आग की लपटों के बीच से तेजी से आगे बढ़ी और जल्दी ही एक विशाल गुफानुमा छेद खोज लिया, जिससे होकर वह बाहर निकल पाए। लगभग 1 घंटे तक उड़ान भरने और बार बार दिशा बदलने के बाद वे जेडफायर रियल्म से बाहर निकलने में कामयाब रहे। हमें जल्द से जल्द फ्लेमड्रैगन रियल्म्स में वापस जाना होगा। ऑटोक टाइटेनोस किसी भी क्षण आ सकता है। निंग इतना उत्साहित था कि उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं। आखिरकार उसकी साधना पथ का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यही था। अरे बच्चे, शांत हो जाओ, कोई जल्दी नहीं है। अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी। निंग अभी अभी जेडफायर क्षेत्र से उड़ान भरकर आया था। वह चौंककर अपना सिर घुमाने से खुद को रोक नहीं पाया। तभी सामने खाली जगह में एक गंजा काले वस्त्र पहने बुजुर्ग खड़ा दिखाई दिया। इस गंजे बुजुर्ग की 2 सुनहरी आंखें थीं और उसके सिर पर 2 मांसल एंटीना निकल रहे थे। एंटीना उसे देखकर हंसी से लोटपोट हो रहे थे, जबकि बुजुर्ग के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उसे देखकर कोई भी हंसने को मजबूर हो जाता। फुफ, गंजा बूढ़ा आदमी अचानक हवा में गायब हो गया। अरे, निंग चौंका। वह कहाँ गया? मैं यहीं हूँ, गंजे बूढ़े आदमी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। निंग ने अपना सिर घुमाया तो उसे एहसास हुआ कि वह गंजा बूढ़ा आदमी उसके ठीक बगल में खड़ा था। निंग खुद को अवाक महसूस किए बिना नहीं रख सका। बूढ़ा आदमी उस क्षेत्र में बिना उसकी जानकारी के ही प्रवेश कर गया था। ये क्षमता का ऐसा स्तर था जो निंग की कल्पना से भी परे था। ये याद रखना चाहिए कि वह उस क्षेत्र का स्वामी था और उस पर उसका पूरा नियंत्रण था। और फिर भी यह व्यक्ति अचानक उसके सामने उसके अंदर प्रकट हो गया था। डार्कनॉर्थ आपका स्वागत करता है, ऑटोक। निंग ने जल्दी से आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। एजोरफिएंड आपको नमस्कार करता है, ऑटोक। हेगेमॉन एजोरफिएंड ने भी सम्मानपूर्वक कहा। व्हाइट थॉ निंग के ठीक बगल में खड़ा था। उसने भी आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। निंग और एजोरफाइंड दोनों ही असाधारण शक्तियों वाले महाशक्तियां थे। उन्होंने औरों से कहीं ज्यादा देखा था और स्वाभाविक रूप से उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह गंजा बूढ़ा कितना भयानक था। उदाहरण के लिए, वे इस गंजे बूढ़े को बांधने वाली कोई भी कर्म रेखा नहीं देख पा रहे थे। ये याद रखना चाहिए कि कोई भी जीवित साधक कर्म द्वारा दूसरों से जुड़ा होता है, लेकिन वे उस बूढ़े पर किसी भी कर्म रेखा को महसूस नहीं कर पा रहे थे। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। काफी चतुर, गंजे बूढ़े ने जेडफायर क्षेत्र की ओर देखते हुए ठहाका लगाया। 7 ज्वलंत नर्क, सचमुच प्रभावशाली। सिथे वाकई बहुत शक्तिशाली थे, जो एक कैओस प्रिमोडियल को पकड़कर उसे इस सुविधा के लिए अपनी ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे और फिर इतनी आसानी से उसकी शक्ति को अवशोषित कर सकते थे। उस कैओस प्रिमोडियल की सच्ची आत्मा को देखते हुए इसका पहले से ही एक स्वामी होना चाहिए था। क्या वह तुम हो, बच्चे? गंजे बूढ़े ने निंग की ओर देखा। निंग दंग रह गया। उसने हमेशा सुना था कि ऑटोक कितने अद्भुत होते हैं, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऑटोक जेडफायर दायरे पर एक नजर डालते ही तुरंत जान जाएगा कि वहाँ एक कैओस प्रिमोडियल है, और यह भी कि निंग उसका स्वामी है। कोई आश्चर्य नहीं कि शक्तिशाली सिथे भी ऑटोक और कल्टीवेटर सभ्यताओं के आगे हार गए। ऑटोक वाकई अविश्वसनीय थे। वे सभी शक्ति के अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गए थे। ऑटोक्स के लिए कैओस प्रिमोडियल्स भी कुछ नहीं थे। वे जीवों को आसानी से मार डालने में सक्षम थे। हाँ, मैं इसका मालिक हूँ, निंग ने कहा। पुस्तक 38, अध्याय 2, निंग्स की घबराहट। अराजक आदिमानव विशाल अराजकता ब्रह्मांड के प्रधान तत्वों के भीतर से जन्म लेते हैं। वे प्रधान तत्वों द्वारा धन्य होते हैं और जबरदस्त कर्म भाग्य के साथ जन्म लेते हैं। अधिकांश साधकों को इनमें से किसी एक प्राणी से मिलने का भी अवसर कभी नहीं मिलेगा। गंजे बूढ़े व्यक्ति ने निंग की ओर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसने बधाई दी। हालांकि तुम्हारा भी जबरदस्त कर्म भाग्य है, फिर भी तुम उस अराजक आदिमानव से तुलना नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए उससे मिलना आसान नहीं रहा होगा। जी निंग थोड़ी देर के लिए चौंका, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया।
ये सच था कि कैओस प्राइमोडियल्स से मिलना बेहद दुर्लभ था, क्योंकि कैओसवर्स के प्रमुख तत्व उनसे बहुत प्यार करते थे। दरअसल निंग खुद कई कैओस चक्र पहले जेडफायर दायरे में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उसे संरचना आरेख को सुझाने और इस तरह कैओस प्राइमोडियल से मिलने का मौका पाने से पहले अनगिनत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। हालांकि एक दूसरे नजरिए से यह इस बात का भी प्रमाण था कि आगे चलकर कर्म भाग्य से धन्य और प्रधान तत्वों का प्रिय होना उतना मायने नहीं रखता। कैओस प्रिमोडियल अभी भी अनगिनत सालों से सिथे के जाल में फंसा हुआ था, है ना? निंग ने कहा, कैओस प्रिमोडियल से मिलने से पहले मुझे जेडफायर दायरे के गठन आरेख को हल करना था। इसका अच्छे से ख्याल रखना, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। चलो हम तुम्हारे वतन चलते हैं, गंजे बूढ़े ने कहा। फुफ, जैसे ही ये शब्द निकले स्पेस टाइम उनके चारों ओर घूम गया और सब कुछ भ्रम और स्वप्न जैसा हो गया। जब तक स्पेस टाइम सामान्य हुआ, निंग को तुरंत दूर एक अराजक दुनिया दिखाई दी। हम पहले ही टेरस्टाजिया छोड़ चुके हैं। निंग को तुरंत अपने अवतार और प्राइमल ट्विन का स्थान समझ आ गया और वह जान गया कि वह कहाँ है। वह विस्मय से भर गया, लेकिन उसने अपने भावों को शांत रखा। मैं तुम्हें तुरंत अपने वतन ले जाऊंगा, सीनियर, निंग ने कहा। रुको रुको, अभी नहीं। मैंने तुम्हारे साम्राज्य को यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ एक जवान आदमी है जिसे बचाने की जरूरत है, गंजे बूढ़े ने तुरंत आवाज लगाई। एक झटके के साथ वह साम्राज्य से बाहर निकलकर उस दूर अराजकता की दुनिया की ओर उड़ गया। बचाव की जरूरत है, एक महान तानाशाह द्वारा बचाव की जरूरत है। निंग और एजोरफाइंड ने एक दूसरे को देखा, दोनों ही काफी उलझन में थे। स्वूश स्वूश, निंग ने अभी के लिए अपना साम्राज्य छोड़ दिया और फिर उस अराजकता की दुनिया की ओर उड़ चला। एजोरफाइंड और व्हाइट थॉ भी उसके पीछे पीछे आ गए। एक बार जब वे अराजकता की दुनिया में उड़ गए, हा डाउ लॉर्ड क्लियरडिस्ट, तुम मेरी संरचना में फंस गए हो और तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। मात्र 30,000 वर्षों में मेरी संरचना की शक्ति तुम्हें धूल में मिला देगी और तुम्हारी सच्ची आत्मा को मिटा देगी। क्या तुमने सोचा था, युवा, कि सिर्फ इसलिए कि तुम संसार डाउनलॉर्ड बन गए हो तुम मुझे हरा पाओगे? यह अराजकतापूर्ण संसार मेरा ही रहेगा। कोई भी मेरी इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकता। एक लाल बालों वाला बूढ़ा आदमी पहाड़ की चोटी पर बैठा नीचे घाटी की ओर देख रहा था। घाटी घुमड़ते काले बादलों और धधकती लपटों से भरी हुई थी। बीच बीच में एक कमजोर सा दिखने वाला युवक कमल मुद्रा में हवा में बैठा दिखाई दे रहा था। वह तरह तरह की पीड़ा झेल रहा था। वह युवक कमल मुद्रा में बैठा कोई मंत्र बुदा रहा था और लाल बालों वाले उस बुजुर्ग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। मैंने इस अराजकता लोक को अपनी जागीर बना लिया है और इस प्रकार इसके सभी जीव मेरी इच्छा के अधीन हैं। सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह अराजकता लोक वास्तव में तुम्हारे जैसे विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म देगा। तुम संसार दाउलॉर्ड स्तर तक पहुंचने में इसलिए कामयाब हो पाए क्योंकि मैंने बोरियत के कारण कुछ तथाकथित विरासतें छोड़ दी थीं। लाल बालों वाला बुजुर्ग अच्छे मूड में था क्योंकि जीत साफ दिखाई दे रही थी। तुम प्रथम चरण के दाउलॉर्ड वास्तव में मुझसे लड़कर मुझे रोक पाने में कामयाब रहे, जबकि मैं तृतीय चरण का दाउलॉर्ड हूँ। मैं सचमुच तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूँ। बाहरी दुनिया में तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को शायद किसी बड़े संगठन में भर्ती किया जाएगा। दुर्भाग्य से तुम यहीं मर जाओगे। हाँ, तुम यहीं मरोगे। अचानक एक आवाज गूंजी, उसके बाद आकाश से एक विशाल पैर उतरा। छप, विशाल पैर लाल बालों वाले बूढ़े आदमी पर पड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। लाल बालों वाले आदमी ने तुरंत हिलना बंद कर दिया। पैर का मालिक स्वर्ग से उतरा। वह एक खुशमिजाज गंजा बूढ़ा आदमी था। कुछ ही पल बाद निंग, अजूरफाइंड और व्हाइट थॉ भी नीचे उतर आए। कोई आश्चर्य नहीं कि यह अराजकता की दुनिया इतनी सारी बाधाओं से सुरक्षित थी। मुझे लगता है कि दूसरे चरण के ज्यादातर डाउलॉर्ड और यहाँ तक कि तीसरे चरण के डाउलॉर्ड भी इन बाधाओं को पार नहीं कर पाएंगे, निंग ने मन ही मन सोचा। तो यह उस मृतक डाउलॉर्ड की संपत्ति थी। ऑटोक टाइटनोस ने उस बच्चे की खातिर हस्तक्षेप किया। एजोरफेंड ने घाटी की ओर नीचे देखा। गंजा बूढ़ा आदमी घाटी में उतर चुका था और आसानी से संरचनाओं को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर रहा था। वह उस नाजुक से दिखने वाले युवक से बातें कर रहा था जिसकी निगाहें शांत और दूर की थीं। ऐसा लग रहा था मानो उस युवक ने बहुत पहले अनगिनत यातनाएं देखी और झेली हों और वह सब कुछ सहा हो जो कोई सह सकता है। हा, वो डाउलॉर्ड जो वहाँ है, उसकी नजरों से देखकर मुझे लग रहा है कि उसने बहुत दर्द सहा है, एजोरफेंड ने कहा। यह अराजकता की दुनिया तो बिल्कुल नर्क है। निंग ने अपनी निगाहों से उस क्षेत्र को देखा और इस अराजकता की दुनिया में देखने लायक सब कुछ देखा। उस राक्षसी डाउलॉर्ड को इस अराजकता की दुनिया के सभी जीवों को अपने खिलौने समझकर उन्हें सताने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने में साफ तौर पर आनंद आता था। थोड़ी देर बाद जाने का समय हो गया। गंजा बूढ़ा आदमी निंग के पास लौट आया। ठीक है, निंग और एजोरफाइंड ने घाटी के भीतर रह गए। डाउलॉर्ड क्लियरडिस्ट पर आखिरी नजर डाली। डाउलॉर्ड क्लियरडिस्ट ने इन विदेशी साधकों की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी उलझन थी। उसे पता ही नहीं था कि उसके सामने कौन था। एक भयानक रूप से शक्तिशाली गोलेम था, एक अत्यंत प्रतिभाशाली डाउलॉर्ड था, तीसरा एक हेगेमॉन था और बूढ़ा व्यक्ति एक ऑटोक था जो साधक सभ्यताओं में सर्वोच्च था। ऑटोक अराजकता की दुनिया से दूर उड़ते समय एजोरफेंड खुद को रोक नहीं सका, लेकिन पूछा, आपने पहले चरण के डाउलॉर्ड को बचाने के लिए हस्तक्षेप क्यों किया? क्या तुम समझ नहीं पाए कि उसके इर्द गिर्द कितना कर्म भाग्य घूम रहा था? बेशक मुझे उसकी मदद करनी ही थी, गंजे बूढ़े ने हंसी से कहा। तुम्हें उसके कर्म भाग्य के कारण उसकी मदद करनी ही पड़ेगी।
निंग उलझन में था। कर्म भाग्य तो बस एक अतिरिक्त लाभ था, व्यक्तिगत शक्ति ही असली मायने रखती थी। किसी भी प्रकार का कर्म भाग्य तुम्हें अपार शक्ति के सामने नहीं बचा सकता। बिल्कुल, गंजे बूढ़े ने जल्दी से कहा, तुम साफ तौर पर समझ नहीं रहे हो। हर बार जब मैं उसके जैसे किसी की मदद करता हूँ तो मेरा कर्म भाग्य भी बढ़ता है। जब मैं अराजकता ब्रह्मांड के प्रमुख तत्वों की इच्छा के अनुसार कार्य करता हूँ तो मेरा कर्म भाग्य निरंतर बढ़ता रहेगा। क्या तुम जानते हो कि एक बार तुम्हारा कर्म भाग्य अविश्वसनीय रूप से ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए तो क्या होगा? क्या होगा? निंग उत्सुक था। कई तरह के दुर्लभ और अविश्वसनीय खजाने कहीं से भी प्रकट हो जाएंगे, मानो वे खुद को मेरी ओर फेंक रहे हों। मैं बैठने के लिए कोई भी पत्थर चुन सकता हूँ और फिर मुझे पता चलेगा कि वह एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ अयस्क शिरा का हिस्सा है। मैं जिस भी पेड़ की छाया में बैठने के लिए चुनूंगा वह संभवतः एक बहुमूल्य स्पिरिट फ्रूट वृक्ष हो सकता है। गंजे बूढ़े ने आह भरी। कई तरह के खजाने खुद को मेरी ओर फेंक देंगे, यह एक बहुत ही सुखद अनुभव है। लेकिन मैं यहाँ एक दिव्य अमर को पुनर्जीवित करने के लिए स्पेस टाइम को उलटने में आपकी मदद करने आया हूँ। ये कैओस्वर्स की इच्छा के विरुद्ध है। गंजे बूढ़े ने फिर आह भरी। लगता है मेरा कर्मफल काफी कम होने वाला है। निंग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव दिखाई दिया। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। सच कहूँ तो कर्म भाग्य इतना मायने नहीं रखता। एक बार जब तुम मेरे स्तर तक प्रशिक्षित हो जाते हो तो वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस एक छोटा सा खेल है जो हम स्कोर बनाए रखने के लिए खेलते हैं। गंजे बूढ़े ने अपनी नजरों से उस जगह को देखा। धमाका! अचानक उनके आसपास का स्थान पीछे हटता हुआ प्रतीत हुआ, जैसे कर्म, स्पेस टाइम और भाग्य सब उनसे दूर हो गए हों। उनके चारों ओर एक पूर्ण शून्यता का क्षेत्र बन गया, पूर्ण शांति का क्षेत्र। निंग और एजोरफाइंड दोनों को यह एहसास हो गया था कि वे हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ हैं। इस अदृश्य दबाव ने कैओस्वर्स के प्रमुख तत्वों को भी, उनकी तो बात ही छोड़िए, दूर धकेल दिया था। ये देखा, यह क्षेत्र अब अराजकता ब्रह्मांड के प्रमुख सार तत्वों से रहित है। यह अब मेरा पूर्ण क्षेत्र है। गंजा बूढ़ा हंसा। निंग को अचानक याद आया कि कैसे एजोर फ्लावर एस्टेट के आसपास का इलाका भी इसी तरह बाहरी ऊर्जा से रहित था, लेकिन जाहिर है प्रभाव उतना प्रबल नहीं था जितना अभी था, जहां ऑटोप टाइटेनोस व्यक्तिगत रूप से और सक्रिय रूप से प्रभाव को बनाए रख रहा था। अंततः व्यक्तिगत शक्ति ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। बच्चे, ओमेगा दाव के अभ्यासी के रूप में अगर तुम किसी तरह अपने दावमज में सफल हो गए तो शायद तुम समझ जाओगे। गंजे बूढ़े ने आगे कहा, ठीक है, जल्दी करो और अपना राज्य बाहर निकालो। मुझे अपने वतन ले चलो। ठीक है। निंग, एजोरफाइंड और व्हाइट थॉ को एहसास हुआ कि वे फिर से चल पा रहे हैं। वे तुरंत दायरे में दाखिल हो गए। फुफ! बस एक छोटी सी स्पेस टाइम पलक झपकने के बाद दायरे नए 3 दायरे के बाहर शून्य में प्रकट हो गए। गंजे बूढ़े ने दूर स्थित त्रिलोकों को घूरा, फिर आश्चर्य से सांस छोड़ते हुए कहा, क्या ही प्रभावशाली अराजकता का संसार है। इसे देखकर ही मैं कह सकता हूँ कि यह असाधारण है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह तुम्हारे जैसा एक विचित्र दाव लॉर्ड पैदा कर पाया जो ओमेगा दाव का प्रशिक्षण लेता है। ये पहले ही एक बार नष्ट हो चुका है। निंग ने नए 3 लोगों के बगल में खाली जगह की ओर इशारा किया। वहाँ वह जगह मेरी मातृभूमि हुआ करती थी। 3 लोगों के भीतर एक दुनिया जिसे ग्रैंड जिया दुनिया के नाम से जाना जाता था। मेरे दाव साथी वहाँ मेरे साथ रहते थे। मूल 3 लोगों ने नए लोक की तुलना में बहुत ज्यादा जगह घेरी थी क्योंकि वे बिखरकर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गए थे। एक दिव्य लोक, एक पाताल लोक और 3000 प्रमुख लोक थे जो विशाल अंतरिक्ष में बिखरे हुए थे। नए 3 लोक एक संपूर्ण इकाई थे जो बहुत कम जगह घेरते थे। ग्रैंड जिया जिस स्थान पर था वह अब बस एक खाली जगह थी। ओह, यहाँ पर है ना? गंजा बूढ़ा आदमी पास आया और हंसने लगा, जबकि स्पेस टाइम उसके चारों ओर घूम रहा था और तेजी से पीछे की ओर बढ़ने लगा। वूश! स्पेस टाइम उलटता रहा और वे जल्दी ही पुराने 3 लोगों के दृश्य पर पहुंच गए। थोड़ा धीमा करो, निंग ने आग्रह किया। चिंता मत करो, मैं पहले तुम्हें ढूंढूंगा, गंजे बूढ़े ने कहा। ओह, तुम वहाँ हो। ग्रैंड जिया का एक प्रक्षेपण दिखाई दिया था जो पुराने श्वेत श्याम महाविद्यालय के इर्द गिर्द केंद्रित था। दृश्य निंग का था जो अभी अभी श्वेत श्याम महाविद्यालय में दाखिल हुआ था। वह यूवेई के साथ अपना द्वंद्व शुरू करने वाला था। काले गोरे कॉलेज। गंजे बूढ़े ने यूवेई की तस्वीर की ओर इशारा किया। ये तुम्हारी पत्नी होनी चाहिए, है ना? हाँ। निंग को लगा जैसे घबराहट से उसका खून खौल रहा है। बहुत समय हो गया था जब वह इतना घबराया था। लगता है उसने सचमुच तुम पर गहरा असर डाला है। गंजा बूढ़ा हंसा। रुको, मैं स्पेस टाइम के प्रवाह को उलट दूंगा और उसे वापस जिंदा करूंगा। पुस्तक 38, अध्याय 3, उत्पत्ति। ओह, ठीक है। राज्य कहाँ है? मैं निष्पक्ष रूप से व्यापार करता हूँ। मुझे आपके दाव साथी को पुनर्जीवित करने के बदले में आपका राज्य लेना है। बूढ़े आदमी ने निंग की ओर देखा। ये रहा। ऐसे समय में जी निंग के लिए उस क्षेत्र का कोई मतलब नहीं था। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया जिससे हथेली के आकार का वह क्षेत्र उड़कर ऊपर आ गया। हेगमोन अजूरफियंड ने अपनी आंखों में एक पीड़ा भरी नजर से देखा, लेकिन वह बस अपने आप से आह भर सका। डार्कनॉर्थ सचमुच अपने दाव साथी को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार है। एक क्षेत्र यूं ही खो गया। गंजे बूढ़े को भी निंग की तरह राज्य की कोई परवाह नहीं थी। उसने हाथ हिलाकर स्वीकार किया, फिर गंभीरता से कहा, तुम में से कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। तुम भी मुझसे दूर रहो, ठीक है? निंग, अजूरफाइंड और व्हाइट थॉ सभी तुरंत दूर चले गए। कैओस्वर्स, मैं तुमसे एक और सच्ची आत्मा का टुकड़ा चुराने आया हूँ।
गंजे बूढ़े के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। फिर उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उसके सिर पर लगे मांसल एंटीना हिल रहे थे और उससे एक भयानक शक्ति फैलने लगी। वह अंतरिक्ष के इस क्षेत्र का पूर्ण स्वामी बन गया। घनीभूत हो जाओ। गंजे बूढ़े आदमी ने उंगली हिलाई, जिससे काले वस्त्र पहने यूवेई का भ्रामक प्रेत चमकने लगा। धमाका धमाका धमाका। अराजकता के अविश्वसनीय रूप से दूरस्थ प्रमुख तत्वों की गहराई में प्रकाश के अनगिनत कण प्रकट होने लगे। वे काले वस्त्रधारी यूवेई के मायावी प्रेत में उड़ गए और उसे अपनी ओर खींचने लगे। ये शुरू हो गया है। निंग घबराकर देख रहा था। वह मायावी यूवेई अतीत के एक प्रेत से ज्यादा कुछ नहीं था। इस प्रेत को वास्तविक बनाने के लिए उसके भीतर एक सच्ची आत्मा का होना जरूरी था। हालांकि जब तीनों लोगों के जीव अपनी सच्ची आत्माएं खो देते तो वे सच्ची आत्माएं वहीं लौट जाती जहां से वे आए थीं। अराजकता जगत के प्रमुख सार। स्पेस टाइम को उल्टना और किसी मरे हुए को जिंदा करना। मैंने पहली बार किसी ऑटोक को ऐसा करते देखा है, हेगेमोन अज़ूरफाइंड ने मन ही मन कहा। देखो तुम्हारा मालिक कितना घबराया हुआ है। व्हाइटथॉ ने निंग की तरफ देखा, फिर सिर हिलाया और जवाब दिया, यह मेरे मालिक की गहरी इच्छा है। बेशक वह घबराए हुए हैं। एक साधारण मनुष्य के लिए इतनी ऊंचाई तक प्रशिक्षण लेना और फिर एक ऑटोक से मदद मांगना, मैं सचमुच उसके लिए बहुत प्रशंसा महसूस करता हूँ। एज़ूरफाइंड ने आह भरी। एज़ूरफाइंड और व्हाइटथॉ दोनों ही काफी शांत थे। उन्होंने इस दुर्लभ दृश्य को दिलचस्पी और प्रशंसा के साथ देखा, लेकिन निंग को बस घबराहट महसूस हुई। अंतरिक्ष के उस खाली क्षेत्र में गंजे बूढ़े ऑटोक टाइटेनोस ने अपनी शक्ति पूरी तरह से प्रकट कर दी थी। काले वस्त्र पहने यूवेई अनगिनत प्रकाश बिंदुओं से जगमगा रही थी और वह धीरे धीरे वास्तविक होती जा रही थी। हालांकि धीरे धीरे प्रकाश का जमावड़ा धीमा पड़ने लगा। कुछ प्रकाश तो गायब होने लगा। गंजे बूढ़े आदमी का चेहरा तनावग्रस्त हो गया, जबकि निंग का दिल कांप उठा। इधर आओ। गंजे बूढ़े के चेहरे पर गुस्से की एक झलक उभरी और यूवेई के भूत के चारों ओर फिर से रोशनी छाने लगी। गंजे बूढ़े का चेहरा देखने में और भी बदसूरत होता गया, लेकिन यूवेई का शरीर और भी ज्यादा असली लगने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखों पर जमा रोशनी उसकी आंखों में एक चेतना का भाव पैदा कर रही थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन। निंग ने यूवेई की ओर देखा। रोशनी से नहाए यूवेई ने निंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में जिंदगी की एक झलक सी चमक उठी। वह अब अतीत का कोई भूत नहीं थी, मानो कोई असली इंसान निंग को देख रहा हो। उनकी नजरें मिलीं और उसी पल निंग को अचानक लगा जैसे सब कुछ सार्थक था। कुछ भी सार्थक था, बशर्ते वह वापस जिंदा हो सके। उफ! गंजे बूढ़े ने अचानक मुंह में खून थूक दिया। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था और यूवेई का भूत तुरंत बिखरने लगा, जैसे ही प्रकाश के अनगिनत कण बिखरने लगे। नहीं, निंग ने बेतहाशा हाथ बढ़ाया, बिखरती हुई रोशनी को वापस खींचने की चाह में। अफसोस, अराजकता के प्रमुख तत्वों की शक्ति ने प्रकाश के सभी कणों को शून्य में विलीन कर दिया। धिक्कार है। गंजे बूढ़े का चेहरा राख सा हो गया था। वह इतना क्रोधित था कि उसके सिर पर लगे 2 मांसल एंटीना भी क्रोध से कांप रहे थे। वह गुस्से से चीखा, अराजकता के प्रमुख सार, असंख्य जीवों के सच्चे आत्मा के अंश मृत्यु के बाद तुम्हारे पास लौट आए हैं। मैं बस उनमें से एक को वापस लाना चाहता हूँ। एक भी सच्चा आत्मा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम मुझसे इस तरह मौत तक क्यों लड़ रहे हो? तुम उसे वापस क्यों छीन रहे हो? कैओसवर्स के प्रमुख तत्वों की बंधन शक्ति अत्यंत प्रबल थी। सामान्यतः हेगेमोन और यहाँ तक कि अन्य वर्ष के स्वामी भी इसका प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं रखते थे। केवल ऑटोक ही ऐसा प्रयास करने के योग्य थे। क्या यह इसके लायक है? क्या मुझसे लड़ने में इतनी मेहनत करना तुम्हारे लिए उचित है? बूढ़े आदमी का पूरा शरीर क्रोध से कांप रहा था। हालांकि उसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से सन्नाटे में था। अराजकता के प्रमुख तत्वों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गंजे बूढ़े आदमी ने अपने गुस्से को दबाया, फिर निंग की ओर देखने लगा। ऑटोक। निंग ने ऑटोक टाइटेनोस को देखा। तुम्हारी दाव साथी कहाँ से आए? मैं तो एक विश्वदेव को भी आसानी से पुनर्जीवित कर सकता हूँ, उसके जैसे दिव्य अमर की तो बात ही क्या। गंजे बूढ़े ने निंग को घूर कर देखा। अभी अभी जब मैंने स्पेस टाइम को उल्टकर तुम्हारी पत्नी को पुनर्जीवित करने की कोशिश की तो कैओसवर्स के प्रमुख तत्वों ने मुझसे इतनी जोरदार टक्कर ली, मुझे लगा जैसे मैं किसी हेगेमोन को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं उसे वापस लाने की कोशिश में खुद को मार भी दूं तो भी मेरे पास ज्यादा मौका नहीं होगा। निंग का चेहरा भी पीला पड़ गया। क्या एक ऑटोक यूवेई को जिंदा करने की कोशिश में खुद को मार सकता है? निंग जानता था कि ऑटोक टाइटेनोस को उसके जैसे किसी से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। दरअसल ऑटोक टाइटेनोस ने इतनी कोशिश की थी कि उसकी वजह से उसे चोट लग गई थी और खून की उल्टी भी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? वह तो 3 लोगों की एक साधारण दिव्य अमर देवी से ज्यादा कुछ नहीं है। उसमें कुछ खास नहीं था। निंग भी समझ नहीं पाया। तुम उसे पुनर्जीवित क्यों नहीं कर सकते? इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे चीजों को और गौर से देखने दो। गंजा बूढ़ा आदमी आसपास के शून्य को घूरने लगा। गड़गड़ाहट। शून्य में अनगिनत छवियां झिलमिलाने लगीं। इन छवियों में नए 3 लोकों में जो हुआ था, पुराने 3 लोगों की घटनाएं, पंगु अराजकता जगत और निर्बाध अराजकता जगत के बीच टकराव, और यहाँ तक कि पंगु अराजकता जगत के जन्म से पहले जो कुछ हुआ था उसकी छवियां भी शामिल थीं। उसके चारों ओर के शून्य में अनगिनत छवियां चमक उठीं। तो यह ऐसा ही है। गंजे बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। ऑटोक। निंग ने गंजे बूढ़े आदमी की ओर देखा। डॉन वॉर के दौरान जब हम सिथे के खिलाफ लड़े थे, हमारे पक्ष में कई ऑटोक थे, गंजे बूढ़े ने कहा।
उनमें से एक का नाम ऑटोक अवेकना था। ऑटोक अवेकना हेगेमोन अज़ुरफिएंट के चेहरे पर उलझन भरी नजर थी। निंग का चेहरा पीला पड़ गया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि ऑटोक अवेकना अज़ूर फ्लावर एस्टेट का मालिक था। उसने तुरंत कहा, इसका ऑटोक अवेकना से कुछ लेना देना है। लगता है तुमने अवेकना के बारे में पहले सुना होगा। गंजा बूढ़ा हंसा। विशाल अराजकता जगत में उन लोगों की संख्या जो ऑटोक बन पाए 2 उंगलियों पर गिनी जा सकती है। ऑटोक अवेकना बहुत पहले मर गया था। इसे आत्महत्या का एक रूप माना जा सकता है। वह मर गया, आत्महत्या कर ली। अज़ुरफाइंड और भी उलझन में पड़ गया। हालांकि निंग ने यह बात बहुत पहले सुन ली थी, इसलिए वह बस ध्यान से सुनता रहा। डार्क नॉर्थ बच्चे, विश्वहृदय आदिम अराजकता से स्वाभाविक रूप से जन्म ले सकते हैं, लेकिन अराजकता विश्व का विश्वहृदय बनने का एक दूसरा तरीका भी है। क्या तुम जानते हो वह तरीका क्या है? गंजे बूढ़े ने निंग की ओर देखा। एक शाश्वत सम्राट के देवरत्न, निंग ने कहा। यह एक रहस्य था, लेकिन निंग ने उन अनगिनत तकनीकों का अध्ययन किया था जो ऑटोक अवेकना ने सिथे और साधक सभ्यताओं से प्राप्त की थीं। इसलिए वह इन रहस्यों को बहुत पहले से जानता था। एक संसार दावलॉर्ड के दिव्य शरीर में अधिकतम 108,000 देवरत्न हो सकते थे। एक बार जब वह अपना दावमज पूरा कर लेता तो वे देवरत्न शाश्वत देवरत्न बन जाते और चमत्कारी शक्तियों से भर जाते। यदि कोई शाश्वत सम्राट मर जाता है तो उसके प्रत्येक देवरत्न एक नए अराजकता लोक को जन्म दे सकते हैं। इस अराजकता लोक में रहने वाले जीव आमतौर पर काफी विशिष्ट होते हैं और ये थोड़ी अधिक दर से विशेषज्ञों को जन्म देता है। हालांकि इन अराजकता लोकों और सामान्य अराजकता लोकों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। हालांकि एक मृत हेगेमोन द्वारा छोड़े गए देवरत्न अत्यंत विशिष्ट अराजकता लोकों को जन्म दे सकते हैं। सही, गंजे बूढ़े ने सिर हिलाया। जैसा कि आप जानते होंगे, आपके 3 लोगों का जन्म पंगु अराजकता जगत और निर्बाध अराजकता जगत के बीच टकराव से हुआ था, लेकिन आप यह नहीं जानते थे कि प्रत्येक लोक एक देवरत्न से बना था। एक देवरत्न। निंग को तुरंत उस मिश्रित और चमकदार सुंदर विश्वहृदय की याद आई जिसे उसने तब देखा था जब पुराने 3 लोक नष्ट हो गए थे। हाँ, ऑटोक अवेकना की ओर से देवरत्न, गंजे बूढ़े आदमी ने कहा। क्या? एज़ुरफिएंट ने आश्चर्य से कहा। एक ऑटोक के देवता। निंग भी दंग रह गया। ऑटोक अवेकना की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने अपनी मृत्यु से पहले ही तैयारी कर ली थी। उसने अपने सभी 108,000 देवरत्नों का प्रबंध कर लिया था, गंजे बूढ़े ने कहा। उनमें से 2 को शून्य में भेज दिया गया और अंततः अराजकता की दुनिया बन गई। इन दोनों अराजकता लोकों के सभी जीव अद्भुत प्रतिभाओं से संपन्न थे। ये दोनों अराजकता लोक बाकी सभी अराजकता लोकों से कहीं आगे थे और इनमें से प्रत्येक ने इतनी प्रतिभाओं को जन्म दिया जितना एक पूरा भूभाग पैदा कर सकता है, गंजे बूढ़े ने कहा। निंग को समझ आने लगा था। कोई आश्चर्य नहीं कि पंगु कैओसवल्ड और सीमलेस कैओसवल्ड में इतने सारे असाधारण प्रतिभाशाली लोग थे। उनके पास कोई अच्छी तकनीक या विरासत नहीं थी, फिर भी वे इतने प्रतिभाशाली थे कि वे अपनी मौजूदा क्षमता से कहीं ज्यादा शक्ति के साथ लड़ सकते थे। एक बार जब उन्हें अच्छी तकनीकें मिल गईं, तो उनकी शक्ति आसमान छूने लगी। बाद में ये दोनों अराजकता लोग आपस में टकरा गए। उनके विश्वहृदय भी आपस में टकरा गए और उनके विश्वहृदय के कुछ हिस्से टूटकर बिखर गए, गंजे बूढ़े ने कहा। टूटे हुए विश्वहृदय के टुकड़े पूरी तरह पिघल गए और उनकी शक्ति नई दुनिया के अनगिनत जीवों पर फैल गई। पुस्तक 38, अध्याय 4, एक सुंदर प्रस्थान। जी निंग को तुरंत याद आया कि तीनों लोगों का विश्वहृदय दरअसल 2 क्षतिग्रस्त क्रिस्टलों से बना था जो किसी तरह आपस में जुड़ गए थे। दोनों अधूरे जरूर थे, लेकिन फिर भी वे एक साथ आकर एक संपूर्ण रूप धारण कर पाए थे। दूसरे शब्दों में, एक ऑटोक के देवरत्नों के छोटे छोटे अंश पूरी तरह से ऊर्जा में विलीन हो गए थे जो उस युग के जीवों को प्रदान की गई थी। यही कारण था कि उस पहले युग के सभी जीवों में कुछ न कुछ परिवर्तन हुए, गंजे बूढ़े ने कहा। यही कारण था कि नुवा नामक महिला उस युद्ध के दौरान अचानक एक विश्वदेवी बन गई। उसके पास न तो कोई तकनीक थी और न ही कोई गुरु, फिर भी वह आगे बढ़ने में सक्षम थी। विनफिएंड नामक महिला भी उस युद्ध के दौरान नाटकीय रूप से शक्तिशाली हो गई थी। उस अराजकता भरी दुनिया में विश्व स्तर से नीचे के सभी जीव जंतु ऑटोक की ऊर्जाओं से धन्य थे, गंजे बूढ़े ने कहा। यही कारण था कि आपके गुरु सुभूति और साथ ही कई अन्य प्रमुख शक्तियां धीरे धीरे और अधिक शक्तिशाली होती गईं। उनकी क्षमता भी निरंतर बढ़ती गई। जहां तक तीनों लोगों के असंख्य साधारण मनुष्यों की बात है, उन सभी में अद्भुत प्रतिभा है। आप भी एक साधारण मनुष्य से ज्यादा कुछ नहीं थे। उस समय आपके पास कर्म भाग्य की मात्रा आपके गुरु सुभूति और अन्य लोगों के पास मौजूद भाग्य की मात्रा से बहुत कम थी। आखिरकार तुम अचानक प्रसिद्धि पा गए। जैसे जैसे तुम्हारी शक्ति आसमान छूती गई, तुम्हें कर्म भाग्य भी बढ़ता गया और इस तरह तीनों लोगों के कई आशीर्वाद तुम पर केंद्रित हो गए। निर्बाध गठबंधन के खिलाफ उस लड़ाई के दौरान तुम अंततः शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच गए और तीनों लोगों से कर्म भाग्य का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया। गंजे बूढ़े ने निंग की ओर देखा। तुम्हें अपार क्षमता का आशीर्वाद मिला था और तुम तीनों लोगों के युग के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। हालांकि आखिरकार कर्म का भाग्य गौण है, मुख्यतः आपकी अपनी मेहनत ही थी जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है, गंजे बूढ़े ने कहा। निंग धीरे धीरे समझने लगा था। उसे सचमुच किस्मत का साथ मिला था, तभी तो वो इतनी दूर तक पहुंच पाया था। लेकिन हर एक शक्तिशाली साधक के अपने अपने भाग्य होते थे। आर्चन सिल्क्सनो का ही उदाहरण लीजिए। हालांकि वो एक दुष्ट व्यक्ति था, फिर भी उसने अपने जीवन में कई भाग्य के अनुभव किए थे, लेकिन अंत में निंग ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था।
आप जितने ज्यादा शक्तिशाली होते जाते, अराजकता ब्रह्मांड के प्रमुख तत्वों का आप पर उतना ही कम प्रभाव पड़ता। कुछ दुष्ट लोग थे जिन्होंने पूरे प्रदेशों को तबाह कर दिया था, लेकिन फिर भी वे खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, है ना? अराजकता ब्रह्मांड के प्रमुख तत्व उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। 3 लोगों का युग समाप्त हो गया और नए 3 लोगों का आरंभ हुआ। अब तक विश्व हृदय अच्छी स्थिति में है। अब कोई भी देवमणि अंश नहीं बचा है, इसलिए नए 3 लोगों में आने वाली पीढ़ियों के लिए 3 लोगों के युग की पीढ़ी जितनी असाधारण प्रतिभा होना असंभव है। गंजा बूढ़ा हंसा। तुम्हारा युग एक विशेष युग था जिसने विशेष व्यक्तित्वों को जन्म दिया। अगर तुम चूक गए तो चूक गए। निंग ने सिर हिलाया। वह युग ऐसा था जब 2 ऑटोक के देवरत्न आपस में टकराए थे और एक बिल्कुल नए संसार का जन्म हुआ था। इसने वास्तव में कई प्रमुख शक्तियों को जन्म दिया था, जिनमें 10,000 से ज्यादा विश्व स्तरीय साधक और असंख्य संसार डाउनलॉर्ड शामिल थे, जिनमें निंग स्वयं सबसे शक्तिशाली था। लेकिन निश्चित रूप से अधिकांश जीव जीवन मृत्यु के अंतहीन चक्र में जीते और मरते रहे। ऑटोक के देवरत्न से निर्मित अराजकता लोक में जन्मा प्रत्येक जीव अद्वितीय है। गंजे बूढ़े ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन सभी में ऑटोक के अपने सार की एक छोटी सी मात्रा होती है। एक बार जब उनकी आत्माएं और सच्ची आत्माएं नष्ट हो जाती हैं, तो उनके सच्ची आत्मा के अंश अराजकता लोक के प्रमुख सार द्वारा तुरंत ले लिए जाएंगे और उसकी गहराई में छिप जाएंगे। आपको समझना चाहिए, बहुत समय पहले विशाल अराजकता ब्रह्मांड में इतने जीव नहीं थे। ये मूल तत्व ही थे जिन्होंने सभी चीजों को जन्म दिया। हालांकि ऐसा करने के बाद जैसे जैसे जीव शक्तिशाली होते गए, मूल तत्व स्वयं कमजोर होते गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम साधना करते हैं और मजबूत होते हैं, तो हम अराजकता ब्रह्मांड के प्रमुख तत्वों की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, वृद्ध व्यक्ति ने समझाया। और जब एक ऑटोक सत्ता में आता है, यह एक अविश्वसनीय घटना है। प्रत्येक ऑटोक का उत्थान अराजकता ब्रह्मांड के प्रमुख तत्वों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। एक ऑटोक के मरते ही प्रमुख तत्व तुरंत ऑटोक की शक्ति को यथासंभव अवशोषित करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस प्रकार यद्यपि एक साधारण अराजकता लोक से किसी जीव को पुनर्जीवित करना बहुत आसान है, लेकिन एक ऑटोक के देवरत्न द्वारा निर्मित अराजकता लोक से किसी जीव को पुनर्जीवित करना कहीं अधिक कठिन है। हमारे सामने समस्या यह है कि त्रिलोक युग एक ऐसा युग था जहां जीवों को 2 खंडित देवरत्नों की ऊर्जाओं का आशीर्वाद प्राप्त था। उस युग का प्रत्येक जीव अविश्वसनीय रूप से विशिष्ट है। तुम्हारी दाव साथी उस युग की एक दिव्य अमर थी। उसे सचमुच पुनर्जीवित करना किसी हेगेमॉन को पुनर्जीवित करने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। गंजे बूढ़े ने कहा, प्रधान तत्व पहले ही उसके सच्चे आत्मा अंशों को निगल चुके हैं। अब वे उसे वापस बाहर नहीं थूक पाएंगे। वे तुम्हारी दाव साथी के सच्चे आत्मा अंशों को छोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। जो भी कोशिश करेगा उसका विरोध करने के लिए वे अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। निंग को अब पूरी बात समझ आ गई थी। वह खुद एक बड़ी ताकत था और उसने 2 शक्तिशाली सभ्यताओं की अनगिनत तकनीकों को देखा था। वह ज्यादातर हेगेमॉन से कहीं ज्यादा जानता था। जब जीव जन्म लेते थे तो वे और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए आदिम अराजकता की ऊर्जा का उपयोग करते थे। अगर यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही और अधिक से अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञों को जन्म देती रही, तो वह सारी ऊर्जा कहाँ से आएगी? अराजकता ब्रह्मांड से ही। इस प्रकार अराजकता ब्रह्मांड को भी अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी, और ऐसा करने का सबसे बुनियादी तरीका था सच्ची आत्मा के अंशों का उपयोग करना। सच्ची आत्मा का तथाकथित विनाश सच्ची आत्मा को पूरी तरह से टुकड़ों में तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं था, जिन्हें फिर अराजकता ब्रह्मांड निगल जाता। ये पुनर्जन्म के चक्र जैसा था। नए विशेषज्ञ सत्ता में आते, जबकि मृत लोग अपनी सच्ची आत्माओं को अराजकता की दुनिया में निगलते हुए देखते। यह एक पूरा चक्र बन गया। हर लोक का अपना मूल सार होता था, इसीलिए जब किसी हर लोक में जीव मरते थे तो उनकी सच्ची आत्मा के अंश उसी लोक में रह जाते थे। उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत आसान होता था। जो लोग अन्य ब्रह्मांडों में रहते थे वे अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी सच्ची आत्माओं को अन्य ब्रह्मांड में ही रहते हुए देखते थे। उदाहरण के लिए तलवार हेजेमोन, जो गोलियों के प्रतिमान का बड़ा भाई था, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी सच्ची आत्मा को उस वैकल्पिक ब्रह्मांड के प्रमुख सार तत्व ले गए। उसे पुनर्जीवित करना अपेक्षाकृत आसान होता, लेकिन वह फिर भी एक हेजेमोन था। उस अन्य ब्रह्मांड के प्रमुख सार तत्व उसकी सच्ची आत्मा के अंशों को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से लड़ेंगे। केवल एक ऑटोक ही उसे वापस ला सकता था, लेकिन एक ऑटोक किसी हेजेमोन को यूं ही पुनर्जीवित नहीं कर सकता था। ऐसी चीज की कीमत एकमात्र क्षेत्राधिकार से कहीं अधिक होगी। अराजकता की दुनियाएं सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त थीं। काश यूवेई एक दिव्य अमर प्राणी था जिसका जन्म और मृत्यु एक अराजकता की दुनिया में हुई थी, जिसे ऑटोक अवेकना के एक देवरत्न ने जन्म दिया था। मैं कुछ नहीं कर सकता। गंजे बूढ़े ने निंग की तरफ देखा, फिर हाथ हिलाया और राज्य शक्ति वापस निंग की ओर उछाल दी। मैं तुम्हारी मांग पूरी नहीं कर पाया। ये रहा तुम्हारा राज्य शक्ति। अगर एक तानाशाह भी यह काम नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है? निंग काफी घबराया हुआ था। अगर एक तानाशाह नहीं कर सकता तो कोई भी नहीं कर सकता। उफ, गंजे बूढ़े ने हंसते हुए कहा, लेकिन तभी उसने अचानक निंग के चेहरे पर भाव देखे। उसे तुरंत समझ आ गया कि इस औरत को जिंदा करना इस प्रतिभाशाली डाउनलॉर्ड की सबसे बड़ी इच्छा थी, और वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। ये बहुत मुश्किल है। अगर मैं अपनी जान जोखिम में डालकर भी कोशिश करूं और फिर भी शायद असफल हो जाऊं, तो और कौन सफल हो सकता है? निंग काफी चकित था। गंजे बूढ़े ने निंग की तरफ देखा, फिर अचानक हंस पड़ा। एक संभावना है। निंग की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत ऑटोक टाइटेनोस को देखा।
हम सभी ऑटोक मूल रूप से हेगेमॉन थे, जो अगले चरण में पहुंचकर ऑटोक बन गए। गंजे बूढ़े ने निंग की ओर देखा। लेकिन तुम ओमेगा दाव में प्रशिक्षण लो। अगर तुम दावमज में सफल हो गए तो तुम एक अभूतपूर्व शाश्वत सम्राट बन जाओगे, जो शक्ति में अन्य हेगेमॉन से कहीं आगे निकल जाएगा। मैं तो ये समझने की भी हिम्मत नहीं कर सकता कि तुम किस स्तर की शक्ति तक पहुंचोगे। अगर आप अनंत काल प्राप्त करने के लिए दावमज में सफल हो सकते हैं तो फिर एक और सफलता हासिल करके आत्मनियंत्रण प्राप्त करें। एक ओमेगा दाव आत्मनियंत्रण वाला व्यक्ति शायद हम सभी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति आपके दाव साथी को बिना किसी कठिनाई के पुनर्जीवित कर सकता है, गंजे बूढ़े ने कहा। निंग अवाक रह गया। अब उसके अंदर दावमज में सफल होने और फिर अनंत काल से निरंकुशता की ओर बढ़ने की तीव्र इच्छा जाग उठी। हा, लेकिन ये तो बस एक काल्पनिक संभावना है। ओमेगा दाव में दावमज में सफल होने वाला कोई नहीं हुआ। निरंकुशता की तो बात ही छोड़िए। गंजा बूढ़ा आदमी बोलते बोलते शून्य में चला गया। मूर्ख बच्चे, कभी कभी तुम्हें सीखना पड़ता है कि कब छोड़ देना है। साधना के मार्ग पर अत्यधिक जुनून कभी कभी आत्मविनाश का कारण बन सकता है। बोलते बोलते वह दूर चला गया। बस ऐसे ही ऑटोक टाइटानोस चला गया। निंग वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल स्थिर। हमें क्या करना चाहिए? व्हाइटथॉ ने मन ही मन एजोरफाइंड को पूछा। मुझे कैसे पता? अपने दाव साथी को पुनर्जीवित करने के लिए स्पेस टाइम को उल्टना उसकी सबसे प्रबल इच्छा थी। अब जब उसने सारी उम्मीदें खो दी हैं, कौन जाने क्या होगा। हेगमोन एजोरफिएंट ने अपना सिर हिलाया। ऑटोक टाइटेनोस को चिंता थी कि उसका दाव हृदय टूट जाएगा, इसीलिए उसने डार्कनॉर्थ को उम्मीद की एक आखिरी किरण दिखाई। लेकिन ओमेगा दाव अविश्वसनीय रूप से कठिन है। यहाँ तक कि ऑटोक ने खुद भी कहा था कि ओमेगा दाव के लिए दावमज में सफल होने वाला कोई नहीं है। उसके साथ ऑटोकी तक पहुँचने की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसे पहले सम्राट बनना होगा, फिर एक तानाशाह। हर कदम इतना कठिन है कि पूरी तरह असंभव है। एजोरफिएंट ने अपना सिर हिलाया। विभिन्न प्रदेशों और लोगों के सभी हेजमोन तानाशाह बनने का सपना देखते थे, लेकिन ये सब व्यर्थ था। निंग अपने ओमेगा दाव का इस्तेमाल करके एक ऑटोक बनना चाहता था। क्या वह बाकी सभी हेगेमॉन्स को मूर्ख समझता था जो बस इतना ही नहीं चाहते? ऑटोक बनना कोई आसान काम नहीं था। दरअसल उसे इन सब बातों पर ज्यादा सोचने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल उसके सामने सबसे बड़ी समस्या अभी भी दावमज ही है। अजूरफिएंट ने कहा, अगर वह दावमज में कामयाब हो जाता है तभी उसका भविष्य सुरक्षित होगा। बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा गुरु इसमें कामयाब होगा? पुस्तक 38, अध्याय 5, मृत्यु तक निर्दयी। वह कर सकता है, व्हाइटथॉ ने गंभीरता से कहा। मुझे अपने स्वामी पर पूरा भरोसा है। वह जानता था कि जी निंग को एजोर फ्लावर एस्टेट में अपार सौभाग्य प्राप्त है, और यह भी कि उसके स्वामी ने बहुत कम समय के लिए ही प्रशिक्षण लिया था। निंग के पास दावमज में सफल होने का मौका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम जैसे गोलेम से बात करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। एजोरफाइंड ने अपना सिर हिलाया और दूर खड़े निंग को घूरने लगा। लेकिन हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है कि वह भी कामयाब हो। एक सम्राट जिसने ओमेगा दाव के साथ दावमज पूरा किया, वह कितना शक्तिशाली होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता। वह शायद अदरवाइज लॉर्ड से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। हो सकता है कि वह शक्ति में ऑटोक्स के भी करीब पहुंच जाए। दूर बैठे निंग ने अचानक उन्हें एक कर्कश मानसिक संदेश भेजा। व्हाइटथॉ, एजोरफिएंट, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। मुझे परेशान मत करो। हाँ मास्टर, व्हाइटथॉ ने कहा। कुछ समय अकेले बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बारे में सोचें। साधना जीवन जीने का एक तरीका है। अगर आपका दाव हृदय पर्याप्त दृढ़ नहीं है तो आप इस मार्ग पर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओमेगा दाव में महारत हासिल करना तो दूर की बात है, एजोरफाइंड ने कहा। निंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस आसमान में चला गया। गड़गड़ाहट। उसके आसपास का शून्य अचानक बदलने लगा। आदिकालीन अराजकता हिलने और कांपने लगी, जैसे एक नई दुनिया का जन्म होने लगा हो। पहाड़ उठे, नदियां प्रकट हुईं, और एक अवर्णनीय विशाल समुद्र ने भी आकार लिया। धरती प्रकट हुई, महाद्वीप बने जो फिर घास के मैदानों और दलदलों से ढक गए। यहाँ तक कि शहर और जंगल भी दिखाई देने लगे, जिससे दुनिया और भी खूबसूरत होती गई। जल्द ही निंग के चारों ओर एक पूरी तरह से नई दुनिया बन गई। ग्रैंड जिया की दुनिया। निंग के एक विचार मात्र से ग्रैंड जिया की दुनिया शीघ्र ही पुनः निर्मित हो गई। स्टिलवाटर सिटी। निंग बादलों से घिरे आसमान में आगे बढ़ रहा था। उसने दूर तक देखा, जहाँ एक विशाल शहर दिखाई दे रहा था। ये स्टिलवाटर सिटी थी, निंग के लिए अनगिनत यादों से भरी जगह। इस स्टिलवाटर सिटी में एक श्वेत कॉलेज भी था। काले गोरे महाविद्यालय का दाव वाद विवाद महल। निंग काले गोरे महाविद्यालय में चला गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी यादों में था, बस फर्क इतना था कि इसमें कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। वह जल्द ही दाव वाद विवाद महल पहुंच गया। निंग दाव वाद विवाद महल के प्रवेश द्वार पर बैठ गया, फिर एक लौकी की शराब उठाई और पीने लगा। उसकी नजर महल में कहीं और थी। उसे आज भी याद है कि उस साल क्या हुआ था। वह बहुत छोटा था और म्यू नॉर्थसन के साथ ब्लैक व्हाइट कॉलेज में दाखिल हुआ था। वह एक तेजस्वी व्यक्तित्व था और उसने दाव वाद विवाद में कई वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों को हराया था। अंत में यूवेई ने ही हस्तक्षेप किया था और उसे आसानी से हरा दिया था। उसे आज भी याद है कि उनकी लड़ाई की शर्त क्या थी। 100 काले सफेद छर्रे और 5 किलो तरलसार। 100 काले सफेद रंग की गोलियां और 5 किलो तरलसार। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, हमारे पुनर्मिलन का रास्ता इतना कठिन क्यों है? निंग मन ही मन बुदबुदाया, फिर सिर उठाकर और शराब पी ली। उसने बहुत जल्दी पी ली, जिससे उसे खांसी आ गई। शराब उसके पूरे शरीर पर फैल गई, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी।
वह अपने दर्द को बयां करना चाहता था। उसके दिल में एक गुस्सा और आक्रोश था, एक दर्द जिसे उसने बहुत देर तक दबा रखा था। क्यों? वह साफ तौर पर कामयाब हो गया था और उसने उसे जिंदा होते भी देखा था। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा था तो उसे पता था कि सब कुछ ठीक होने वाला है। आखिरकार वह उसे फिर से गले लगाने ही वाला था, लेकिन आखिरकार वह नाकामयाब रहा। क्यों? जब तक जरूरी होगा मैं इसी रास्ते पर चलता रहूंगा, निंग ने दाव डिबेट पैलेस में देखते हुए खुद से बुदबुदाया। उसे लगा जैसे उसे यूवेई और बाकियों के साथ लड़े गए वो द्वंद्व युद्ध दिखाई दे रहे हों। उसने कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, कभी हार नहीं मानी। अगर ओटोक ने कहा होता कि यह तभी संभव है जब वह अपने ओमेगा दाव के साथ अपना दावमज पूरा करे और फिर ओटोक बने, तो निंग का लक्ष्य यही होता। यह एक बेहद मुश्किल रास्ता होगा। निंग इससे पीछे नहीं हटेगा, लेकिन वह समझता था कि उसकी सफलता की संभावना कितनी कम है। शायद मैं एक दिन इसी रास्ते पर गिर पड़ूं। निंग मुस्कुराया। जब मैं गिरूंगा तो मेरी सच्ची आत्मा बिखर जाएगी और फिर अराजकता के मूल सार में लौट जाएगी। वहां हम दोनों एक बार फिर साथ होंगे। लॉकी में अभी भी शराब बची थी, लेकिन निंग पहले ही नशे में था। शराब से नहीं, अपनी उम्मीदों से। निंग उठा और बाहर चलने लगा। वह बस नशे में ही रहना चाहता था। तलवारबाजी करते हुए वह पीता रहा। निंग को लगा कि वह और भी ज्यादा नशे में धुत होता जा रहा है। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी आकृति उभरी। वह यूवेई थी। वह पहले जैसी ही खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहली बार फिर मिल रहे हों। विदाई से बहुत दुख होता है, लेकिन ये कई बिछड़ों में से एक है। निंग मुस्कुराया। फुसफुसाहट। निंग की तलवार से अचानक एक रक्त रंग की रोशनी निकली जो आसमान में फैल गई। उसने अनजाने में और स्वाभाविक रूप से हॉट स्वॉर्ड का 13वां आसन स्नोलैंड ब्लड किया था। यह अथाह दुख, हृदय की सभी नश्वर चिंताओं से परे। जब निंग ने अपनी तलवार से वार किया तो उसे लगा जैसे उसकी तलवार ही उसकी प्रेमिका हो। ये 11वें आसन अश्रुपात या 12वें आसन तलवारबाजी से अलग था। वे अथाह शक्ति के उन्मत्त आक्रमण थे। इस आक्रमण में एक उदासी का भाव था, हृदय के दर्द से उपजी पीड़ा का भाव। उदासी ने उसे अपना पूरा दिल तलवार में डालने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार 13वें रुख पर महारत हासिल कर ली। सम्राट हॉटस्वॉर्ड। मुझे आश्चर्य है कि जब आपने पहली बार हॉटस्वॉर्ड का ये 13वां रुख स्नोलैंड ब्लड बनाया था तब आप किस मानसिक स्थिति में थे? निंग अपनी तलवार लहराते हुए मुस्कुराया। हॉटस्वॉर्ड का 14वां रुख मृत्यु तक निर्दय है। निंग ने शराब का एक और घूंट लेने के लिए अपना सिर उठाया, फिर जोर से चीख मारी और तलवार की रोशनी की एक नई बदली हुई धार के साथ वार किया। जब उसकी तलवार चलती तो वह क्षणभंगुर और दिव्य हो जाती। उसकी तलवार देखना भी मुश्किल था, मानो तलवार ही गायब हो गई हो। हालांकि उसके कुछ धुंधले निशान जरूर दिखाई दे रहे थे। वे मुश्किल से दिखाई देने वाले निशान अस्पष्ट थे, लेकिन पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं किए जा सकते थे। वह आगे बढ़ती रहती और अगर कोई उसके रास्ते में खड़ा होने की कोशिश करता तो वह मारा जाता। इस तलवार के निशान उसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति में दहशत पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। ये हॉटस्वॉर्ड रेमोसलेस इंटो डेथ का 14वां रुख था। फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स में अब तक केवल 2 ही साधक थे जिन्होंने हॉटस्वॉर्ड कला के 14वें रुख में महारत हासिल की थी, जिनमें स्वयं सम्राट हॉटस्वॉर्ड भी शामिल थे। अब निंग तीसरे बन गए थे। हॉटस्वॉर्ड का 13वां रुख स्नोलैंड ब्लड, हॉटस्वॉर्ड का 14वां रुख मृत्यु तक निर्दयता। ये दोनों सामान्यतः एक ही स्तर पर थे। अगर कोई 13वां रुख सीख लेता है तो 14वें रुख में भी महारत हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सम्राट हॉटस्वॉर्ड के अनुभव वाकई अद्भुत थे। हालांकि उनके अनुभव निंग से अलग थे, फिर भी उनकी मानसिक स्थिति लगभग एक जैसी थी। निंग को भी वैसा ही दुख और उदासी का एहसास हुआ। वह जानता था कि स्पेस टाइम को उलटने और अपनी पत्नी को पुनर्जीवित करने की संभावनाएं बेहद कम थीं, और फिर भी उसे इस रास्ते पर चलने का जरा भी पछतावा नहीं होगा, चाहे मौत ही क्यों न आ जाए। संभावनाएं कितनी भी कम क्यों न हो, वह फिर भी इसी रास्ते पर चलता रहेगा। निंग तलवार लेकर नाच रहा था और उसके चारों ओर बर्फ उड़ रही थी। धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छा गया। निंग बर्फ से ढकी जमीन पर लेट गया और सो गया। बहुत दिनों बाद उसे नींद आई थी। बर्फ और अंधेरा, ये उसकी मनःस्थिति के प्रतिबिंब मात्र थे। उसने इस दुनिया की रचना की थी, इसलिए इसका मौसम अदृश्य रूप से उसकी मनःस्थिति से प्रभावित था। वह देर तक सोता रहा, फिर आखिरकार उसकी आंखें खुलीं। अब तक सुबह का सूरज क्षितिज से उग रहा था, अपनी गर्म किरणों से दुनिया को नहला रहा था। थोड़ा कोहरा था, लेकिन वह सूरज की रोशनी को रोक नहीं पा रहा था, जो हर चीज को चीरती हुई दुनिया को रोशन कर रही थी। निंग ने लौकी और उत्तरी धनुष वाली तलवार पर नजर डाली, जो उसके बगल में गिरी पड़ी थीं। वह मुस्कुराया और फिर उन्हें उठा लिया। मैं जाग गया हूँ, दाऊमज, है ना? निंग ने दूर से उगते सूरज को घूरा, फिर खुद से बुदबुदाया, तो मैं पहले दाऊमज से निपटूंगा। मैं एक एक कदम आगे बढ़ूंगा। दाऊमज के बाद मैं एक ऑटोप बन जाऊंगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, अगर मैं असफल हो जाऊं तो मुझे दोष मत देना। निंग हंसी, फिर आसमान में उड़ गई। गड़गड़ाहट। ब्लैक व्हाइट कॉलेज और स्टिलवाटर शहर दोनों टूटने लगे। पूरा ग्रैंड जिया टूटने लगा और तेजी से शून्य में विलीन हो गया। निंग दूर शून्य में उसकी प्रतीक्षा कर रही 2 आकृतियों को घूर रहा था। मास्टर, व्हाइटथॉ ने आदरपूर्वक पुकारा। डार्कनॉर्थ, हेगेमोन अज़ूरफाइंड थोड़ा चौंका। उसे आभास हो रहा था कि डाउल और डार्कनॉर्थ में जबरदस्त बदलाव आया है। उसकी आभा ही बदल गई थी। पहले निंग में एक खास तरह की चमक थी। वह एक चमकदार व्यक्तित्व था जो आशा से भरा था, लेकिन अब उसकी नजर कहीं ज्यादा शांत और कहीं ज्यादा दूर थी।
मानो वह एक अंतहीन गहरे समुद्र में डूबा हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके दिल को हिला सके। यूएई को पुनर्जीवित करने के लिए स्पेस टाइम को उल्टना एक विफलता थी। अब वह सब खत्म हो चुका था और उसके मन में बस एक ही विचार था, बिना किसी पश्चाताप और पछतावे के मृत्यु तक अपनी साधना पथ पर चलते रहना। या तो वह यूएई के साथ पुनर्मिलन में सफल हो जाएगा या वह असफल हो जाएगा और मर जाएगा। कैओसवर्स के प्रमुख सार में उसके साथ पुनर्मिलन होगा। एज्योर फिएंड, क्या तुम्हें लगता है कि मैं डाउमेज में सफल हो जाऊंगा? निंग हंसा। निंग की मुस्कान देखकर एज्योर फाइंड चौंक गया। उसने तुरंत कहा, यह बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी ओमेगा दाव के जरिए चौथे चरण के दाव लॉर्ड बनने वालों की संख्या नगण्य है। उनके असफल होने का मतलब यह नहीं कि तुम भी असफल हो जाओगे। डार्क नॉर्थ। बस ऐसे ही। निंग हंसा। लेकिन तुम बहुत जिद्दी और आसक्त हो। याद रखो, ऑटोक टाइटेनोस ने क्या कहा था, अत्यधिक जुनून आत्मविनाश का कारण बन सकता है। एज्योर फिएंड ने कहा। निंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। लेकिन पता है, उसने कहावत का एक हिस्सा छोड़ दिया। पूरी कहावत यह है कि अत्यधिक जुनून बड़ी उपलब्धियों का कारण बन सकता है, लेकिन यह आत्मविनाश का कारण भी बन सकता है। मुझे लगता है कि मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। पुस्तक 38, अध्याय 6, आई स्पीक आर्मी। हाँ, मुझे भी विश्वास है कि तुम महान कार्य करोगे। एज्योर फिएंड ने जीनिंग की ओर स्वीकृति भरी नजरों से देखा। वह जानता था कि गहरे जुनून से ग्रस्त कुछ साधकों को, जिन्हें असफलताएं झेलनी पड़ी थीं, उनसे इतना नुकसान होगा कि उनके दाव हृदय टूट सकते हैं। यह कोई दुर्लभ बात नहीं थी। यहाँ तक कि ऑटोक टाइटेनोस भी चिंतित था कि यह अद्भुत प्रतिभाशाली दावलॉर्ड निराशा में नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उसने ऑटोक बनने के लिए ओमेगा दाव का उपयोग करने की अंतिम संभावना व्यक्त की थी। हालांकि सभी जानते थे कि ये संभावनाएं कितनी दूर थीं। मैं कुछ समय के लिए 3 लोकों में रहना चाहता हूँ, निंग ने कहा। जब मैं उन संरचनाओं में पूरी तरह से निपुण हो जाऊंगा तो मैं जेडफायर लोक में लौट जाऊंगा। फ्लेमविंग गॉड निद्रा की अवस्था में था। ऐसे प्राणी के लिए 1 या 2 अराजकता चक्रों की झपकी कोई खास बात नहीं थी। अंत में निंग को उन संरचनाओं को अनलॉक करने के लिए एज्योर फ्लावर एस्टेट में अपने प्राइमल ट्विन पर निर्भर रहना होगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। अजूर फिएंड मुस्कुराया। मैं भी कुछ समय तुम्हारे वतन में घूमने जा रहा हूँ। मुझे नश्वर जीवन का अनुभव हुए काफी समय हो गया है। निंग ने सिर हिलाया। याद रखो, तुम्हें मारने की इजाजत नहीं है। तो फिर अगर कोई मुझे धमकाने की कोशिश करे तो क्या होगा? एज्योर फिएंड ने घूर कर देखा। पहले उन्हें पकड़ो। अगर मैं इजाजत दूं तो तुम उन्हें मार सकते हो, निंग ने कहा। उसने किसी हेगेमॉन को अपनी मातृभूमि में बेलगाम घूमने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। ठीक है, जैसा आप जिद करते हैं। एज्योर फाइंड बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था। एक अनुचर होने के नाते उसे आदेशों का पालन करना ही था। निंग हंसा और फिर व्हाइट थॉ को अपने पीछे लेकर 3 लोगों के क्षेत्र की ओर चल पड़ा। 3 लोगों का क्षेत्र 3900 अराजकता लोगों के क्षेत्र को दर्शाता था, जिन्हें निंग, सुभूति, विनफाइंड और अन्य प्रमुख शक्तियों ने स्थापित किया था। कितना सुंदर! निंग ने उस विशाल त्रिकोणीय संरचना में व्यवस्थित हजारों अराजक दुनियाओं को देखा। वे आकाश में टिमटिमाते तारों के समूह की तरह थे, जो चकाचौंध भरी रोशनी से चमक रहे थे। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। बाद में इस संरचना को और बेहतर बनाने का समय आएगा। त्रिलोक क्षेत्र को स्थिर करना एक दीर्घकालिक प्रयास था। एक ऐसा क्षेत्र जो फ्लेम ड्रैगन रियल्म से बहुत दूर था। फुश फुश फुश। एक अंतहीन काला कोहरा एक गहरी खाई को ढकने के लिए फैल गया था और खाई के तल पर एक प्रसिद्ध अदरवज लॉर्ड का निवास था, जिसे लॉर्ड स्काईजेड के नाम से जाना जाता था। स्वूश स्वूश। अंतरिक्ष में रसातल के ऊपर एक विशाल दरार दिखाई दी, जिसमें से 3 विशाल आकृतियां बाहर निकल रही थीं। वे सभी गोमेद मानवरूपी थे, जिनके चेहरों पर बर्फीले भाव थे। साधारण मानवरूपियों के विपरीत उनके शरीर अजीबोगरीब चांदी सफेद रेखाचित्रों से ढके हुए थे। खाई के ऊपर हवा में खड़े होने मात्र से उनसे ठंड का एक अंतहीन आभामंडल निकलता था, जो नीचे की अंतहीन काली धुंध को भी जमने पर मजबूर कर देता था। हम अंततः पहुंच गए। तीनों गोमेद मानव रूपी प्राणी हल्के से मुस्कुराए। लॉर्ड स्काईजेड, बाहर आओ और हमसे मिलो, गोमेद मानवरूपी प्राणी ने जोर से पुकारा। उसकी आवाज गूंज उठी और उनके भीतर गहरे रसातल में गूंज उठी। स्वॉश। गहरे सुनहरे वस्त्र पहने एक व्यक्ति रसातल से बाहर निकला, जिससे असीम शक्ति का आभामंडल निकल रहा था, जिसने बर्फीली ठंड को दबा दिया। लॉर्ड स्काईजेड के चेहरे पर सुंदरता और असाधारण आभा थी। वह इस लोक ब्रह्मांड और पास के एक अन्य लोक ब्रह्मांड का स्वामी था, जो उसे सामान्य अन्य लोक ब्रह्मांड के स्वामियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ बनाता था। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? लॉर्ड स्काईजेड की आवाज में थोड़ी सी अरुचि थी, लेकिन बोलते समय उन्होंने अपने गुस्से को काफी हद तक दबा लिया। क्या हुआ, लॉर्ड स्काईजेड? क्या आप आई स्पीक आर्मी से नफरत करते हैं? गोमेद मानवों में से एक ने मजाक उड़ाया। यदि आप हमसे बात नहीं करना चाहते हैं और हमारे सामने दिखावा करना चाहते हैं, तो हम अपने जनरल लॉर्ड वुल्फ को आपके पास बुलाकर बात करने के लिए भेज सकते हैं, एक अन्य गोमेद मानव ने कहा। लॉर्ड स्काईजेड ने भौहें चढ़ाईं। पौराणिक आई स्पीक सेना से निपटते समय उन्हें बहुत घबराहट हुई थी। बकवास बंद करो। आखिर तुम क्या चाहते हो? जब हम तीनों साहसिक कार्य कर रहे थे, हमें अचानक फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स नामक एक दूरस्थ स्थान के बारे में पता चला। माना जाता है कि एक अत्यंत प्रतिभाशाली डावलॉर्ड ने एक रियल्मशिप हासिल कर ली है। काश, जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमारी आई स्पीक सेना अत्यंत शक्तिशाली है और उसके पास कई रियल्मशिप हैं, लेकिन हमारे सेनापति लॉर्ड वुल्फ के पास अपनी अविश्वसनीय शक्ति के बावजूद एक भी रियल्मशिप नहीं है। अब एक डावलॉर्ड के पास तो है।
क्या ये बहुत परेशान करने वाला नहीं है? इसलिए हम फ्लेम ड्रैगन रियल्मवर्स की ओर जाने और उस डाउ लॉर्ड को रियल्मशिप सौंपने के लिए मजबूर करने की योजना बना रहे हैं, एक दुबले पतले गोमेद मानवरूपी ने कहा। मैंने सुना है कि आइसपीक आर्मी के पास कुल 5 रियल्मशिप हैं, जबकि आपका सेनापति लॉर्ड वुल्फ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। उसके पास अपना कोई रियल्मशिप क्यों नहीं है? लॉर्ड स्काईजेड ने आश्चर्य व्यक्त किया। हम तीनों गोमेद मानवरूपी व्यंग्यात्मक स्वर में बोले, कुछ समझाना नहीं चाहते थे। जाहिर है, शक्तिशाली आइसपीक सेना के भी अपने अंदरूनी झगड़े थे। लॉर्ड स्काईजेड, हम यहाँ आपसे फ्लेम ड्रैगन रियल्मवर्स तक पहुँचने में मदद मांगने आए हैं, एक मानसल गोमेद मानवरूपी ने कहा। फ्लेम ड्रैगन रियल्मवर्स बहुत दूर है। अगर हम उसकी ओर उड़कर जाएं, तो हमें वहां पहुंचने में करोड़ों अराजकता चक्रों से भी ज्यादा समय लगेगा। डाउ लॉर्ड्स का जीवनकाल छोटा होता है। हमारे पास समय बर्बाद करने का समय नहीं है। फ्लेम ड्रैगन रियल्मवर्स, मेरे पास कोई रियल्मशिप नहीं है। लॉर्ड स्काईजेड ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम सच में उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें वहां भेजने के लिए अपने अदरवर्स की ऊर्जा खर्च करूंगा? हम आपको उचित मुआवजा देंगे, लॉर्ड स्काईजेड, साइक्लोपियन गोमेद मानवरूपी ने कहा। हालांकि वे असाधारण और महान शक्ति वाले व्यक्ति थे, फिर भी उन्हें एक अन्य लोक के लॉर्ड के प्रति बुनियादी स्तर का शिष्टाचार दिखाना ही था। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दूर फ्लेम ड्रैगन रियल्मवर्स तक ले जाऊं? ये बहुत ज्यादा थका देने वाला है। लॉर्ड स्काईजेड ने सिर हिलाया। ऐसा कैसे हो? मैं अपने एक दोस्त, जिसके पास रियल्मशिप है, से तुम्हारी मदद करने और तुम्हें फ्लेम ड्रैगन रियल्मवर्स तक ले जाने के लिए कहूंगा, लेकिन जाहिर है तुम्हें उसे भी मुआवजा देना होगा। सहज रूप में, समझ गया, तीनों गोमेद मानवों ने कहा। लॉर्ड स्काईजेड काफी नाराज रहे। वे एक उच्च कोटि के अदरवर्स लॉर्ड थे। सामान्य हेजेमोन्स को उनके साथ बहुत सम्मान से पेश आना पड़ता था। ये तीनों आइसपीक आर्मी के मामूली सिपाही से ज्यादा कुछ नहीं थे, फिर भी उन्होंने उनके साथ इतना अशिष्ट व्यवहार करने की हिम्मत की। काश, जब उसने आइसपीक सेना के सर्वोच्च नेता, उस विशाल सिंहासन पर विराजमान उस विशालकाय व्यक्ति के बारे में सोचा, तो लॉर्ड स्काईजेड सिहर उठे। वह डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ के लिए, जिनसे वह पहले कभी नहीं मिले थे, आह भरने से खुद को नहीं रोक पाए। एक छोटा सा डाउ लॉर्ड एक हेगेमोन को अपना अनुचर बनने के लिए राजी करने में कामयाब रहा। ये खबर पूरे कैओस्वर्स में फैल गई है। आइसपीक सेना ने भी उसके बारे में सुना है। याद रखना, वह जगह 16 रियल्म वर्सेस एलायंस के प्रभाव में है। वह रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस का इलाका है, लॉर्ड स्काईजेड ने कहा। रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस के ब्लैकसन से निपटना आसान नहीं है। अदरवर्स लॉर्ड्स के बीच भी स्थिति में अंतर था। ब्लैकसन के स्वामी के रूप में रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस अदरवर्स लॉर्ड्स के बीच भी निश्चित रूप से एक भयानक व्यक्ति थे। हम जानते हैं, हम वहाँ सिर्फ डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ के लिए हैं, युद्ध छेड़ने के लिए नहीं। मुझे नहीं लगता कि रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस आइसपीक आर्मी को इस तरह से दुश्मन बनाना चाहेगा। तीनों गोमेद मानवरूपी ने कहा। ठीक है, थोड़ी देर रुको। अब से लगभग 1 लाख साल बाद मेरा दोस्त आएगा और तुम्हें फ्लेम ड्रैगन रियल्मवर्स की ओर ले जाएगा। लॉर्ड स्काईजेड मुड़ा और गहरी खाई में वापस उड़ गया। तीनों ने उसे जाते हुए देखा। लॉर्ड स्काईजेड बहुत घमंडी इंसान है। हम तीनों काले सम्राट हैं। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, भले ही वह एक अदरवर्स लॉर्ड हो। आइसपीक आर्मी के सामने इतना अहंकारी व्यवहार करने की उसकी हिम्मत सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह जब चाहे अपने अदरवर्स में छिप सकता है। तीनों ही उसके प्रति काफी तिरस्कारपूर्ण थे। ओह ठीक है, 16 रियल्म वर्सेस एलायंस के रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस ऐसे इंसान नहीं हैं जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके। यह कोई समस्या तो नहीं होगी, है ना? मानसल गोमेद मानवरूपी ने बोलते हुए भौहें चढ़ाईं। चिंता मत करो, बूढ़ा विंडग्रेस एक चतुर व्यक्ति है। वह आइसपीक सेना के खिलाफ वास्तविक युद्ध छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। वह अकेला है, जबकि हमारे पक्ष में हेगेमन्स की एक पूरी सेना है, साथ ही महामहिम भी। जब तक हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ते और केवल उस डाउ लॉर्ड के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तब तक इससे ज्यादा हलचल नहीं होगी। रियल्म्स विंडग्रेस अपनी सीमाएं जानता है। मान गया। समय बीतता गया। पलक झपकते ही 10 लाख साल बीत गए और एक रियल्मशिप आखिरकार फ्लेम ड्रैगन रियल्मवर्स तक पहुंच गई। शुक्रिया हेगेमोन थंडरस्टार, यहाँ हमारा इंतजार करना बस। लेकिन हमें नहीं लगता कि एक साधारण डॉलॉर्ड हमारी मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा। वह शायद हमें साम्राज्य सौंप देगा और इसलिए हम शायद आपको फिर से परेशान किए बिना ही साम्राज्य में वापस उड़ जाएंगे। तीनों गोमेद मानवरूपी फ्लेम ड्रैगन साम्राज्य की ओर उड़ गए। हेजेमोन थंडरस्टार बिजली के दाव के जरिए हेजेमोन बन गया था। वह बेहद तेज और बेहद प्रसिद्ध व्यक्ति था। सम्राट अपना समय तो बिता लेते हैं, लेकिन डाउ लॉर्ड्स अलग होते हैं। उनका जीवनकाल इतना छोटा होता है कि वे आमतौर पर काफी चिड़चिड़े होते हैं। हेगेमोन थंडरस्टार ने हंसते हुए कहा, चूंकि उसके पास हेगेमोन एजोरफियंट एक अनुचर के रूप में है। अगर वह सचमुच जवाबी हमला करता है और हेगेमोन एजोरफियंट की संपत्ति दुनिया में छिपने का फैसला करता है, तो जरूरी नहीं कि आप उससे राज्य अधिकार जीत पाएं। हमें भरोसा है कि वह हमसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं करेगा। तीनों गोमेद मानवरूपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। हेगेमोन थंडरस्टार के बारे में वह मन ही मन मुस्कुराया। कैओस्वर्स की अधिकांश सर्वोच्च शक्तियां आइसपीक आर्मी को नापसंद करती थीं। हालांकि यह एक अत्यंत दुर्जेय शक्ति थी और इसलिए अदरवर्स के लॉर्ड्स भी उनके सामने झुकने को मजबूर हो गए। पुस्तक 38 अध्याय 7
अकेला राजा। फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स, वास्तेवेन क्षेत्र, वास्तेवेन एववल्ट के भीतर। फुफकार, अंतरिक्ष में एक विशाल दरार दिखाई दी जिसके भीतर से 3 विशाल गोमेद मानवरूपी आकृतियां निकल रही थीं। उनमें से प्रत्येक से जबरदस्त शक्ति का आभामंडल निकल रहा था जो दर्शाता था कि वे हेगेमॉन स्तर पर हैं। यह वास्थेवन पैलेस है, गोमेद मानवों में से एक ने कहा। शुक्र है, हेगेमॉन विंटरफ्लेम ने बहुत पहले ही डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के बारे में खबर फैला दी थी, वरना हम उसके बारे में इतनी आसानी से इतनी विस्तृत जानकारी हासिल नहीं कर पाते। दुबले पतले गोमेद मानवरूपी ने हंसते हुए कहा, मैंने सुना है कि हेगेमॉन विंटरफ्लेम जेडफायर दायरे में फंसा हुआ है। यही कारण है कि वह डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ से इतनी नफरत करता है। हालांकि जेडफायर क्षेत्र वाकई एक भयानक जगह है। हम तीनों भी उसमें घुसने की हिम्मत नहीं कर सकते। केवल जनरल ही ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है। हालांकि मुझे विश्वास है कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ इतना समझदार होगा कि हमसे सीधे युद्ध नहीं करेगा। तीनों गोमेद मानवरूपी आकाश में वास्थेवन महल की ओर उड़ चले। वास्तेवेन पैलेस के भीतर डाउलॉर्ड पिल्सेंट अपनी कीमिया पर काम कर रहा था, जबकि सु यूजी, जी निंग और सोलेस्की दोनों देख रहे थे। मैं गोली की खुशबू सूंघ सकता हूँ, सु यूजी ने उत्सुकता से कहा। चटक, तड़तड़ाहट, पॉप, आग की लपटें कीमिया बर्तन पर लगातार भड़क रही थीं, जबकि पिल्सेंट ने अपना सारा ध्यान आग पर काबू पाने पर केंद्रित कर दिया था। बुरा नहीं, पास खड़े निंग ने सिर हिलाया। पिल्सेंट कीमिया के दाव में लगातार प्रभावशाली होता जा रहा है। अब उसे अनंत प्रदेशों में कीमिया का एक महान ग्रैंडमास्टर माना जा सकता है। मुझे मानना पड़ेगा, मैं उसके मुकाबले कहीं नहीं हूँ। गुरुजी, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने कीमियागिरी में कोई मेहनत नहीं की, सु यूजी ने तुरंत जवाब दिया। उसके मन में निंग हर पहलू में सबसे प्रतिभाशाली थी। सच तो ये है कि निंग को दाव के संबंध में इतनी गहरी समझ थी कि उसने संरचनाओं के दाव और अग्नि के दाव दोनों में अविश्वसनीय ऊंचाइयों को छू लिया था। सच तो ये है कि वह पिल्सेंट से भी बेहतर ढंग से रसायन ज्वाला को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन उसे ये समझने का अनुभव नहीं था कि विभिन्न पदार्थों के औषधीय गुण एक साथ कैसे मिश्रित होते हैं। इसके लिए अनगिनत परीक्षणों और अनुभवों की आवश्यकता थी। धमाका, अचानक पूरे इलाके में बिजली की एक भयानक लहर दौड़ गई। धमाका, इससे चौंककर पिल्सेंट ने आग पर नियंत्रण खो दिया, जिससे कीमिया का बर्तन फट गया और उसके अंदर की गोलियां नष्ट हो गईं। क्या हो रहा है? सु यूजी और सम्राट सोलेस्की दोनों स्तब्ध होकर बाहर की ओर देखने लगे। इतनी शक्ति, एक हेगेमॉन का आभामंडल, हेगेमॉन कब से इतने आम हो गए? निंग ने भौहें चढ़ाईं। हेगेमॉन अत्यंत दुर्लभ थे, वे अपने क्षेत्र में सर्वोच्च थे। हेगेमॉन विंटरफ्लेम का हमला करना एक बात थी, अभी कुछ दर्जन अराजकता चक्र ही बीते थे कि एक और हेगेमॉन आ गया था। हेगेमॉन ने जिस तरह से अपना आभामंडल भड़काया था, उससे साफ जाहिर था कि वह बुरे इरादों से आया था। चलो देखते हैं। निंग बिल्कुल शांत रहा। एक झटके के साथ वह आसमान में उड़ गया और सम्राट सोलेस्की उसके ठीक पीछे उड़ रहा था। दोनों वास्थेवेन पैलेस की हवा में उड़ गए और बाहर देखने लगे। निंग का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। हवा में 3 विशाल आकृतियां खड़ी थीं, और उनके शरीर साधकों के नहीं, बल्कि उन गोमेद मानवरूपियों के थे जिनसे वह पहले मिल चुका था। वे 3 थे, हालांकि वे उन सिथे गोमेद मानवरूपियों से अलग थे जिनसे निंग पहले मिल चुका था। ये तीनों गोमेद मानवरूपी चांदी के रेखाचित्रों से ढके हुए थे और उनसे अंतहीन ठंडक का आभास निकल रहा था। सिथ के काले सम्राट। निंग चौंक गया। 3 काले सम्राट भयानक रूप से शक्तिशाली थे। उनके शरीर अधिकांश हेगेमॉन्स के शरीरों से कहीं अधिक मजबूत थे। यही कारण था कि उन्हें युद्ध में बढ़त हासिल थी। उस गुफा में जहां निंग और नाइनडस्ट इतने साल पहले गए थे, उन्हें एक काला सम्राट मिला था जो युद्ध में 2 हेगेमॉन्स को अपने साथ ले जाते हुए मारा गया था। आप डार्कनॉर्थ हैं? दुबले पतले गोमेद मानव ने कहा। हाँ मैं हूँ, निंग ने कहा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम तीनों वास्टहेवन पैलेस क्यों आए हो? हाँ, हम आपके काम से मिलने आए हैं। बिल्कुल, वरना हम फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स तक इतनी दूर क्यों आते? मानसल गोमेद मानवरूपी ने हंसी के साथ कहा। डार्कनॉर्थ, मैंने सुना है कि आपके पास एक क्षेत्र है, दुबले पतले गोमेद मानव ने कहा। निंग का दिल कांप उठा। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, यह उसके राज्य के बारे में था। राज्य तो हेगेमॉन्स के लिए बेहद दिलचस्प होते हैं, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे 3 काले सम्राटों को आकर्षित करेंगे। फिर भी उसे 16 राज्य विविधता गठबंधन के हेगेमॉन्स की पूरी सेना से भी डर नहीं लगा था। उसे इन 3 गोमेद मानवों से क्यों डर लगता? तो क्या हुआ अगर मैं करूं? तो क्या हुआ अगर नहीं करूं? निंग ने पूछा। तुम हमारे सामने इतनी हेकड़ी दिखाने की हिम्मत कर रहे हो? बहुत हिम्मत है। दुबले पतले गोमेद मानवरूपी की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। अगर तुम्हारे पास है तो उसे हमें दे दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम हमारे किसी काम के नहीं हो और अभी मर जाओ। राज्य सौंप दो, दैत्य गोमेद मानव ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। यदि आप इसे नहीं सौंपते हैं तो आपसे जुड़े सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। रेप। दूर अंतरिक्ष में एक दरार दिखाई दी। तीनों गोमेद मानवरूपी देखने के लिए मुड़े तो देखा कि उस दरार से एक प्राचीन साम्राज्य उड़ रहा है। राज्य। उन्होंने तुरंत प्रसन्नता व्यक्त की। हाँ, बच्चा बहुत सीधा है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। तुम होशियार लड़के हो। राज्य सौंप दो और तुम सब बच सकते हो। हमें राज्य दे दो। तीनों गोमेद मानवरूपियों ने इस पर सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने निंग के बारे में काफी जानकारी हासिल कर ली थी और जानते थे कि उससे निपटना आसान नहीं है। अगर डाउल और डार्कनॉर्थ ने जेडफायर क्षेत्र में छिपे रहना चुना होता तो वे कुछ नहीं कर पाते। उनके पास बस अपने सेनापति लॉर्ड वुल्फ से हस्तक्षेप करने के लिए कहना ही एकमात्र विकल्प होता।
लेकिन अगर वे ऐसा करते तो संगठन को कोई खास फायदा नहीं होता। चूंकि इस डाउनलॉर्ड के पास हेगेमॉन अजूर फाइंड था, अगर वह भागकर छिपना चाहता तो वे उसके साथ कुछ खास नहीं कर सकते थे। हालांकि अगर निंग उसे सौंपने को तैयार होता तो वे इतने उदार होते कि उसकी जान बख्श देते। फुफ, एक सफेद वस्त्रधारी युवक, एक ईमानदार दिखने वाला सफेद रोएदार गोलेम और एक मुरझाया हुआ बूढ़ा आदमी उस क्षेत्र से बाहर निकले। निंग का अवतार और सम्राट सोलिस्की का अवतार दोनों अब पीछे हट गए। और तुम तीनों कौन हो? निंग ने पूछा। तुमने तुरंत मेरा राज्य क्यों मांगा? हम तीनों आइसपीक आर्मी के सैनिक हैं, दुबले पतले काले मानवरूपी ने शांति से कहा। विभिन्न लोकों में घूमते हुए हमें तुम्हारे बारे में खबर मिली और इसलिए हम जल्द से जल्द यहाँ आ गए। हम तुम्हारा लोक अधिकार लेना चाहते हैं और इसे हमारे सेनापति लॉर्ड वुल्फ को अर्पित करना चाहते हैं। बच्चे, एक डॉलॉर्ड के रूप में तुम बहुत कम समय तक जीवित रहोगे। तुमने शायद फ्लेम ड्रैगन लोक अधिकार की खोज भी पूरी नहीं की है। ये लोक अधिकार तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। इसे हमें सौंप दो और तुम विपत्ति से बच जाओगे। आइसपीक आर्मी, निंग ने भौहें चढ़ाईं। ये वास्तव में आइसपीक आर्मी है। हेगेमॉन एजोरफिएंट का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। एजोरफिएंट, क्या तुमने पहले आइसपीक आर्मी के बारे में सुना है? निंग ने मन ही मन पूछा। डार्कनॉर्थ, जैसा कि तुम जानते ही होगे, जब हमने डॉन वॉर में सिथे को हराया था तो सिथे ने बहुत सारे खजाने छोड़े थे जो अंततः हमारे हाथ लग गए। हेगेमॉन अजूर फाइंड ने मन ही मन कहा। निंग बस सुनता रहा। युद्ध के कुछ सबसे शक्तिशाली सिथे हथियार जैसे ब्लैकसन, रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस जैसे लोगों के हाथों में आ गए। यही कारण है कि रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस इतना प्रसिद्ध है और अन्य अदरवाइज लॉर्ड्स की तुलना में उसका दर्जा इतना ऊंचा है। आइसपीक आर्मी भी उसके लिए कोई समस्या खड़ी नहीं कर सकती। आइसपीक सेना के नेता को आमतौर पर सम्मानपूर्वक लोनली किंग कहा जाता है। वह एक प्राचीन साधक के रूप में पैदा हुआ था और उसका व्यक्तित्व विलक्षण है। उसके चेहरे पर हमेशा एक भाव रहता है और उसे वध करने में आनंद आता है। ऐसा कहा जाता है कि वह केवल तब मुस्कुराता है जब वह हत्या करता है। लोनली किंग ने एक बार सिथे का खजाना हासिल किया था जो सिथे युद्ध मशीनों और हथियारों से भरा था। वह व्यक्तिगत रूप से सबसे शक्तिशाली युद्ध मशीनों का नियंत्रण रखता है, लेकिन उसने 4 गोल्डन एम्परर्स और 69 ब्लैक एम्परर्स भी हासिल किए। उसने उनमें से एक का उपयोग करके गोल्डन एम्परर बनने के लिए अनुष्ठान बलिदान दिया और अपने साथ शामिल हुए 3 हेगेमॉन्स को भी ऐसा करने की अनुमति दी। अनगिनत वर्षों के दौरान उसने अपने कुछ शाश्वत सम्राटों को ब्लैक एम्परर्स में परिवर्तित होने दिया। परिणामस्वरूप अब उसके नियंत्रण में एक भयानक रूप से शक्तिशाली सेना है जिसका नेतृत्व वह स्वयं करता है। इस सेना का नाम आइसपीक आर्मी है। हालांकि नाम सुनने में थोड़ा साधारण लगता है, लेकिन यह अपनी बर्बरता के लिए प्रसिद्ध है। ये किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो लोनली किंग का अपमान करता है, मौत तक लड़ेगा। उन्होंने कई बड़े युद्ध लड़े हैं और एक अदरवाइज को भी नष्ट कर दिया है, जिससे उनके हाथों 3 अदरवाइज लॉर्ड्स मारे गए हैं। लेकिन निश्चित रूप से उन युद्धों के दौरान उन्हें कुछ नुकसान भी हुआ। माना जाता है कि अब उनके पास केवल 61 ब्लैक एम्परर्स ही बचे हैं। निंग ये सुनकर दंग रह गया। 3 अदरवाइज लॉर्ड्स भी उनके हाथों मारे गए थे। क्या अदरवाइज लॉर्ड्स अपने वैकल्पिक ब्रह्मांडों में छिप नहीं सकते? निंग खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें पूरे वैकल्पिक ब्रह्मांड को नष्ट करना पड़ा? 2 अत्यंत शक्तिशाली युद्ध मशीनें हैं जिन्हें सार्वजनिक रूप से लोनली किंग के नियंत्रण में माना जाता है। उनमें से एक को तुरंत सक्रिय किया जा सकता है। यही कारण है कि 2 अदरवाइज लॉर्ड्स भागने का मौका मिलने से पहले ही मारे गए। एजोरफिएंट ने मन ही मन संदेश भेजा। तीसरा अपने अदरवाइज में छिपने में कामयाब रहा, लेकिन क्रोधित लोनली किंग ने अदरवाइज में अपना पीछा जारी रखा। कोई नहीं जानता कि उसके अंदर वास्तव में क्या हुआ, लेकिन अंतिम परिणाम ये हुआ कि अदरवाइज पूरी तरह से नष्ट हो गया और अदरवाइज लॉर्ड की मृत्यु हो गई। यही वह युद्ध था जिसने लोनली किंग को वास्तव में प्रसिद्धि दिलाई और आइसपीक आर्मी को कैओसवर्स के सबसे भयानक रूप से शक्तिशाली संगठनों में से एक के रूप में जाना जाने लगा। पुस्तक 38 अध्याय 8 जी निंग काले सम्राटों से लड़ती है। एक अदरवाइज लॉर्ड अपने अदरवाइज में भाग गया था, फिर भी मारा गया था और उसका पूरा अदरवाइज नष्ट हो गया था। एजोरफाइंड ने मन ही मन आह भरी। इसीलिए सबको शक है कि लोनली किंग ने जिन 2 युद्ध मशीनों को सार्वजनिक किया है, उनके अलावा उसके पास अविश्वसनीय शक्ति वाली एक तीसरी सिथे युद्ध मशीन भी होनी चाहिए। इसलिए डार्कनॉर्थ, मैं सचमुच तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम आइसपीक आर्मी के साथ अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करो। उनसे निपटना आसान नहीं है। मैं एक अकेला घुमक्कड़ हूँ जिसके पास इतने खजाने नहीं हैं, इसलिए आइसपीक आर्मी मुझे ढूंढने में ज्यादा संसाधन खर्च नहीं करेगी। लेकिन तुम्हारे पास डार्कनॉर्थ एक क्षेत्र है। आइसपीक आर्मी यूं ही हार नहीं मानने वाली। एजोरफिएंट काफी घमंडी आदमी था, लेकिन उसने महसूस किया कि जी निंग को यह विचार करना होगा कि उसके संप्रदाय और उसकी मातृभूमि के लिए क्या सबसे अच्छा है। एजोरफिएंट, लोनली किंग के अलावा क्या आइसपीक आर्मी के अन्य 3 गोल्डन सम्राटों के पास विशेष रूप से शक्तिशाली युद्ध मशीनें हैं? निंग ने पूछा। नहीं करते। एजोरफाइंड का जवाब काफी संक्षिप्त था। आइसपीक आर्मी ने कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि तीनों गोल्डन एम्परर्स ने किसी प्रतिष्ठित युद्ध मशीन का इस्तेमाल किया हो। निंग ने चुपके से आह भरी। लोनली किंग कितना महान था, ये देखते हुए वह सिर्फ एक राज्य के लिए डाउलॉर्ड के खिलाफ कार्रवाई करने की हद तक नहीं जाएगा। ओह ठीक है, फ्लेमिंग गॉड बनाम लोनली किंग, कौन ज्यादा ताकतवर होना चाहिए? निंग ने मन ही मन पूछा। उसके अपने विचार थे, लेकिन एजोरफिएंट काफी समय से जिंदा था और उसने बहुत कुछ देखा था। कहना मुश्किल है कि कौन ज्यादा ताकतवर है।
फ्लेमविंग बस थोड़ा ज्यादा ही बेवकूफ है। यह जबरदस्त ऊर्जा के साथ पैदा हुआ था और इसका शरीर लगभग अविनाशी है, लेकिन अदरवर्स लॉर्ड्स को इसके खिलाफ जिंदा रहना चाहिए, एजोरफिएंट ने कहा। हालांकि लोनली किंग अलग है, वह युद्ध मशीनों का इस्तेमाल कर सकता है और इसलिए ज्यादा खतरा है। क्या होगा अगर फ्लेमविंग लोनली किंग से लड़े? निंग ने मन ही मन पूछा। फ्लेमविंग लोनली किंग को नहीं मार पाएगा, लेकिन लोनली किंग भी फ्लेमविंग को नहीं मार पाएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है। मैं बहुत लंबे समय से जिंदा हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी बड़ी शक्ति के बारे में नहीं सुना जो किसी कैओस प्रिमोडियल को वश में कर सके, सिवाय ऑटॉक्स के। किसी को मारना नामुमकिन, एजोरफाइंड ने मन ही मन कहा। डार्कनॉर्थ, जैसा कि तुम जानते हो, सिथे जाति के सबसे शक्तिशाली सदस्य उनके एक सिल्फ थे और फ्लेमविंग को पकड़ने के लिए उनमें से 3 की जरूरत पड़ी, और वह पूरी तरह से सुरक्षित रहा। साधकों में सभी जानते हैं कि केवल ऑटॉक्स ही कैओस प्रिमोडियल्स को मारने में सक्षम हैं। जानकर अच्छा लगा। निंग ने एक निर्णय लिया। अपनी जानकारी के आधार पर उसे ये भी विश्वास था कि एक ऑटॉक के अलावा कोई भी फ्लेमविंग को नहीं मार पाएगा। हो सकता है कि सिथे अपने गौरवशाली दिनों में अपने सबसे शक्तिशाली सदस्यों को भेजकर कैओस प्रिमोडियल्स को पकड़ने में सक्षम रहे हों, और शायद वे अपनी अनोखी तकनीक से कैओस प्रिमोडियल्स को मार भी सकें। लेकिन सिथे तो धूल ही थे। हालांकि लोनली किंग भयानक रूप से शक्तिशाली था, फिर भी उसे सिथे द्वारा छोड़े गए एक युद्ध मशीन के खजाने तक ही पहुंच मिली थी। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? अजूरफिएंट ने जवाब भेजा। अजूरफिएंट, अगर मैं उन्हें मना कर दूं तो क्या तुम डर जाओगे? निंग ने मन ही मन कहा। अजूरफिएंट ने निंग की तरफ आश्चर्य से देखा। मैं एक अकेला हेगेमॉन हूँ जो अकेला घूमता रहता है, मुझे किस बात का डर है? क्या तुमने सचमुच फैसला कर लिया है? हाँ, मुझे अपनी संभावनाओं पर पूरा भरोसा है। निंग ने सिर हिलाया। तीनों गोमेद मानवरूपी बस वहीं खड़े होकर इंतजार कर रहे थे जब निंग और हेगेमॉन अजूरफाइंड मन ही मन एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। वे समझ सकते थे कि डार्कनॉर्थ और अजूरफाइंड इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। उन्हें लगा कि एक बार जब ये कमजोर डाउलॉर्ड आइस्पीक सेना की ताकत का सच जान लेगा तो वह समझदारी भरा फैसला लेगा। तो क्या अब आप आइस्पीक आर्मी के बारे में कुछ और जानते हैं? दुबले पतले गोमेद मानव ने निंग की ओर देखा। मैं एक डाउलॉर्ड हूँ जो अपने आधिपत्यवादी साथियों की तुलना में कम पढ़ा लिखा हूँ। मैंने आज ही तुम्हारे बारे में पहली बार सुना है। प्रभावशाली, सचमुच प्रभावशाली, निंग ने कहा। बकवास बंद करो। साइक्लोपियन गोमेद मानवरूपी प्राणी थोड़ा अधीर हो रहा था। भौहें चढ़ाते हुए वह चिल्लाया, जल्दी करो और राज्य सौंप दो, वरना हम हमला कर देंगे। जब ऐसा होगा तो तुम और तुम्हारा संप्रदाय दोनों नष्ट हो जाएंगे। वह बहुत पहले ही अपनी मनमानी करने का आदी हो चुका था। वह पहले एक काफी शक्तिशाली शाश्वत सम्राट था और आइस्पीक सेना का सदस्य बनने के लिए अनुष्ठानिक बलिदान देने के बाद उसे हेगेमॉन और अन्य लोगों से भी सम्मान मिला था, जो सभी आइस्पीक सेना की प्रतिष्ठा से डरते थे। पहले तो उसकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि यह डाउलॉर्ड मुसीबत खड़ी कर देगा, क्योंकि डाउलॉर्ड को आइस्पीक आर्मी की ताकत का अंदाजा नहीं था, इसीलिए उसने खुद को रोक रखा था। लेकिन अब वह स्वाभाविक रूप से जोर लगाने वाला था। निंग वहां खड़ा था, उसके दोनों ओर एजोरफाइंड और व्हाइट थॉ थे। मैं आइस्पीक आर्मी को दुश्मन नहीं बनाना चाहता और मैं इसके लिए योग्य भी नहीं हूँ। हालांकि रियलमिशिप बहुत कीमती होती हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे मुफ्त में सौंप दूं? मैं एक साधारण डाउलॉर्ड हो सकता हूँ, लेकिन मुझे अपना गौरव है। निंग मुस्कुराया। मेरे पास एक सरल, पारस्परिक रूप से लाभकारी उपाय है जिसके परिणामस्वरूप मैं स्वेच्छा से रियलमिशिप सौंप दूंगा। एक पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान? बोलो। तीनों गोमेद मानवरूपी चिढ़ गए। आइस्पीक आर्मी इतनी प्रसिद्ध थी कि हेगेमॉन भी उनसे डरते थे। अकेले विचरण करने वाले कुछ ही एकाकी हेगेमॉन उनके सामने इतना अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत कर पाते थे। सरल है। आइस्पीक आर्मी मुझसे रियलमिशिप खरीद सकती है, निंग ने कहा। खरीदें? तीनों गोमेद मानवरूपियों ने एक दूसरे को देखा। बहुत अच्छा, मेरी इस संपदा दुनिया में काफी खजाने हैं, मैं इसे तुम्हें इस राज्य के बदले में दे दूंगा। दुबले पतले गोमेद मानवरूपी ने सहजता से एक सुनहरी हथेली के आकार की डिस्क थमा दी, जो असल में एक संपदा खजाना थी। दोनों गोमेद मानवरूपी भी काफी शांत थे। उन्हें यकीन था कि यह डाउलॉर्ड बस अपनी इज्जत बचाना चाहता था। अगर उन्होंने कुछ खजाने फेंक भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। निंग ने सिर हिलाया। मूल्य क्षेत्र के बराबर होना चाहिए। बराबरी पर? आखिरकार तीनों गोमेद मानवरूपियों के चेहरे बदल गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि यह डाउलॉर्ड अपनी इज्जत बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसे हराना बहुत मुश्किल था। क्षेत्राधिकार अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थे। क्रिम्सन वेव मंदिर जैसे खजाने भी क्षेत्राधिकार के मूल्य के आसपास भी नहीं थे। अगर तीनों गोमेद मानवरूपी अपने सारे खजाने एक साथ जमा भी कर लें तब भी वे एक क्षेत्राधिकार नहीं खरीद पाएंगे। सबसे ज्यादा संभावना है कि उनके सेनापति लॉर्ड वुल्फ को एक क्षेत्राधिकार खरीदने के लिए अपने सारे खजाने बेचने पड़ेंगे। समान मूल्य की किसी चीज के लिए व्यापार, यह एक अच्छा सौदा होता अगर ये दो ऐसे लोगों के बीच होता जो एक दूसरे के बराबर होते, जैसे लोनली किंग और रियम्स लॉर्ड विंडग्रेस। ऐसा इसलिए था क्योंकि आमतौर पर लोग रियलशिप बेचने को बिल्कुल तैयार नहीं होते थे। सिर्फ समान मूल्य के खजाने की मांग करना ही एक अच्छा सौदा माना जाता था। हालांकि रियम्स लॉर्ड विंडग्रेस ब्लैकसन का कमांडर था। वह लोनली किंग के समान स्तर का था। एक साधारण डाउलॉर्ड ने उसके बराबर मूल्य के खजाने की मांग करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मरना चाहते हो? दुबले पतले गोमेद मानव की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। मैंने पहले ही एक कदम पीछे हटकर अपनी गरिमा दिखा दी है।
अगर तुम मान जाओगी तो हम व्यापार करेंगे, अगर तुम मना कर दोगी मैं अपना राज्य यूं ही नहीं सौंप सकता। निंग का आभामंडल भी तेज होने लगा। तुम तीनों गोमेद मानवरूपी स्तब्ध होकर सामने खड़े डाउलॉर्ड को घूरने लगे। क्या वह सचमुच उनका सीधा सामना करने वाला था? वह मौत को दावत दे रहा है, उसे मार डालो। साइक्लोपियन गोमेद मानव जैसा दिखने वाला पहला हमला करने वाला था। वह तुरंत एक प्रकाश की किरण में बदल गया और निंग की ओर बढ़ा। उसने अपने दाहिने हाथ से वार किया, जो एक लंबे भाले की तरह निंग की ओर जा रहा था, जिसकी नोक उसके नाखूनों से लगी थी। सभी काले सम्राटों के शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। उनका हर एक अंग एक हथियार जैसा था। भाला सीधा शून्य में घुस गया, इतना शक्तिशाली कि निंग की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। निंग के बगल में खड़े वाइटथॉ ने गुस्से से एक घुरघुराहट भरी और तुरंत आगे की ओर झपटा। झपटते हुए वह एक विशाल सफेद कपड़े में बदल गया जो उसके दुश्मन की ओर बढ़ रहा था। एक साधारण गोलेम मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। साइक्लोपियन ओनिक्स मानवरूपी को कुछ तिरस्कार महसूस हुआ। वह शक्ति के मामले में हेगेमॉन स्तर पर था, हालांकि दाव के बारे में उसकी समझ असली हेगेमॉन से थोड़ी कम थी। फिर भी उसके काले सम्राट शरीर ने उसे जबरदस्त शक्ति प्रदान की और युद्ध में हेगेमॉन से मुकाबला करने में सक्षम बनाया। उसका शरीर इतना अविश्वसनीय रूप से मजबूत और लचीला था कि जीवन मरण के वास्तविक युद्ध में उसे वास्तव में बढ़त हासिल थी। धमाका! इस भयानक हेगेमोनिक प्रहार ने सीधे विशाल सफेद कपड़े पर वार किया, लेकिन सफेद कपड़ा अविश्वसनीय रूप से लचीला था और उसने हमलावर ऊर्जा को पूरी तरह से तितर-बितर कर दिया। क्या? साइक्लोपियन गोमेद मानवरूपी चौंक गया। गोलेम ने सचमुच उसके हमले को रोक दिया था। उन सबको मार दो, उन्हें मार डालो और राज्य ले लो। दो अन्य गोमेद मानवों ने भी हमला करना शुरू कर दिया। फुफकार फुफकार, दोनों अविश्वसनीय गति से आगे बढ़े। हालांकि वाइटथॉ ने उनमें से एक को रोक दिया था, लेकिन वह उसकी सीमा थी। अब वह बाकी दो को रोक नहीं सकता था। हा हा हा! नीला राक्षस जोर से हंसा और अपने पार्श्विक रूप में बदल गया। उसका पूरा शरीर नीले शल्कों से ढक गया और उसका सिर त्रिकोणीय हो गया। शल्कों से ढकी उसकी पूंछ कोड़े की तरह खतरनाक ढंग से लहरा रही थी और उसका पूरा शरीर अंधेरी रोशनी से जगमगा रहा था। उसने एक भयंकर चीख निकाली और हवा में हमला करने के लिए आगे बढ़ा। डाउलॉर्ड असल में हेगेमॉन एजोरफियंट की जागीर दुनिया में नहीं छिपा है। दुबला पतला गोमेद मानवरूपी यह सुनकर खुश हुआ और मन ही मन बोला, मैं एजोरफियंट को बांध दूंगा। तुम जाकर डाउलॉर्ड को मार डालो। ठीक है। मांसल गोमेद मानव भी खुश था। दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि डाउलॉर्ड छिप नहीं जाएगा। पुस्तक 38, अध्याय 9, एक कठिन समस्या। दुबला पतला गोमेद मानव कृपाण चलाने में माहिर था, लेकिन एजोरफियंट को बांधने के लिए उसने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल किया और चूंकि उसके शरीर का हर अंग किसी न किसी हथियार जैसा था, इसलिए वह एजोरफियंट को जितना हो सके बांधने में कामयाब रहा। फुफ! उसने अपनी दाहिनी हथेली बाहर निकाली। उसका हाथ 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा हो गया। वाप! एजोरफियंट ने अपने असली रूप में आकर अपनी पूंछ से आने वाली काली हथेली पर वार किया। फट! विशाल काली भुजा ने अचानक दिशा बदल दी, एक अजीब से चाबुक जैसे प्रहार से। मानो भुजा एक चाप में बदल गई हो, जिससे शक्ति बढ़ती गई और फिर एक बार प्रहार हुआ। दुबले पतले गोमेद मानवरूपी का पूरा शरीर धनुषाकार आकार में बदल गया था। इस काले सम्राट से निपटना वाकई मुश्किल है। हेगेमोन एजोरफियंट के पास ताकत का पूरा फायदा था और दाव की गहरी समझ के मामले में वह अपने प्रतिद्वंद्वी से काफी बेहतर था, लेकिन काले सम्राट के शरीर पर पड़ने वाले उसके हमले बिल्कुल भी असर नहीं कर रहे थे। इससे काला सम्राट उसे लगातार बांधे रख सकता था। डार्कनॉर्थ ने दूसरे काले सम्राट से अकेले ही लड़ने का फैसला किया है। उसे खुद को सुरक्षित रखना चाहिए, है ना? एजोरफियंट ने लड़ते हुए दूर खड़े निंग की तरफ एक तिरछी नजर डाली। उसके चेहरे पर अचानक सदमे का भाव आ गया। छोटे डाउलॉर्ड, तुम सचमुच घमंडी हो। हालांकि तुम्हारे इसी अहंकार ने हमें तुमसे निपटने का मौका दिया है, वरना तुम्हें अपनी बात मनवाने के लिए हमें शायद यहाँ सभी का कत्लेआम करना पड़ता। शुरुआत वास्तेवन महल के सभी शिष्यों से, और फिर भी शायद ये काफी न हो। हृष्ट-पुष्ट काला सम्राट साफ तौर पर अच्छे मूड में था। अब हमें बस तुम्हें मारना है और हम साम्राज्य जीत लेंगे। शायद तुम थोड़ा जल्दी ही जश्न मना रहे हो। निंग वहाँ हवा में खड़ा था, अपने सामने गोमेद मानव को शांति से देख रहा था। अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मर ही जाओ। मांसल गोमेद मानवरूपी ने अचानक एक विशाल काली हथेली से वार किया, जिससे आसमान धुंधला हो गया और वह निंग की ओर बढ़ा। फुफकार! निंग अचानक हिल गया और गोमेद मानवरूपी की दृष्टि से ओझल हो गया। वह गायब हो गया। मांसल गोमेद मानवरूपी की हथेली का वार चूक गया। उसने तुरंत अपनी हथेलियों से चारों तरफ वार किया। उसने देखा कि अगर निंग गायब भी हो गया तो वह अपनी छल कपट की कलाओं से ही छिप पाएगा। उसके लिए ज्यादा दूर भागना संभव नहीं था। मैं यहाँ हूँ। उसके पीछे से एक आवाज गूंजी। मांसल गोमेद मानवरूपी ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा और देखा कि सफेद वस्त्र पहने, पीठ पर काली म्यान लिए वह युवक उससे बहुत पीछे खड़ा था। वह तेज है। गोमेद मानव के हृदय में घबराहट की भावना प्रकट हुई। काले सम्राट का शरीर तुम्हारे लिए व्यर्थ है। दाव के बारे में तुम्हारी समझ बहुत कम है। जीवन मरण की लड़ाई में तुम्हारे पास कुछ जन्मजात ताकतें हैं, लेकिन अगर मैं जाना चाहूँ तो तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोक पाओगे। निंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अचानक वह अपने दिल में एक हल्की सी आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। जब उसने पहली बार उस गोमेद मानवरूपी की लाश देखी थी तो वह बिल्कुल स्तब्ध रह गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह भी शक्ति के उसी स्तर तक पहुंच जाएगा।
तलवार के दाव के संदर्भ में निंग सम्राट हाथस्वॉर्ड से एक पूरे स्तर ऊपर था। अब जबकि निंग ने हाथस्वॉर्ड कला के 14वें रुख में महारत हासिल कर ली थी, वह सम्राट हाथस्वॉर्ड से बस एक रुख पीछे था, जिसने कुल मिलाकर केवल 15 रुख बनाए थे। कुल मिलाकर निंग अब सम्राट हाथस्वॉर्ड से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह वास्तव में युद्ध शक्ति के हेगेमॉन स्तर तक पहुंच गया था। नादान डाउलॉर्ड, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो, मेरे लिए मर जाओ। मांसल गोमेद मानवरूपी निंग की ओर हवा में झपटा और शर्मिंदा और क्रोधित हो गया। उसके हर कदम से उसके आसपास का शून्य कांप उठता था और वह एक बार फिर अपनी विशाल हथेलियों से ताबड़तोड़ वार करता था। फुस, निंग फिर हिल गया। इस बार वह तलवार की रोशनी की एक धार में बदल गया जो लाखों किलोमीटर दूर एक तरफ चली गई। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। निंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये बहुत आसान था। जब उसने पहली बार चौथे चरण का दावलॉर्ड बनने के लिए अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव पर भरोसा किया था, तब वह इतना तेज नहीं था। हालांकि तब से 10 से ज्यादा अराजकता चक्र बीत चुके थे। वह बिजली के दाव में आर्कन स्तर तक पहुंच गया था, जिससे उसकी गति और भी भयानक हो गई थी। वह अंतरिक्ष के दाव में भी आर्कन स्तर तक पहुंच गया था, जिससे उसे अंतरिक्ष में हेरफेर करने का जबरदस्त कौशल प्राप्त हुआ था। इस प्रकार निंग अब गति के एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गया था। केवल एक हेगेमॉन जो पूरी तरह से गति पर केंद्रित था, निंग को पकड़ सकता था। तुम एक दावलॉर्ड को भी नहीं पकड़ सकते। दूर स्थित दुबले पतले गोमेद मानव ने एक उन्मत्त मानसिक संदेश भेजा। नाजुक दावलॉर्ड। इस बार मांसल गोमेद मानवरूपी सचमुच क्रोधित और शर्मिंदा था। उसने अपना सिर उठाया और एक भयंकर दहाड़ लगाई। धमाका, उससे एक घना काला कोहरा फैल गया जिसने उसके चारों ओर लगभग 1 करोड़ किलोमीटर के क्षेत्र को ढक लिया। इस क्षेत्र में सब कुछ मानो दलदल में फंस गया था, जिससे निंग की गति नाटकीय रूप से कम हो गई। मुझे पता था कि सिथे के काले सम्राट इस हफ्ते नहीं हो सकते। निंग का शरीर झिलमिला उठा जब वह अपने 3 सिरों वाले 6 भुजाओं वाले रूप में आ गया। उसकी पीठ पर रखे म्यान से उत्तरी धनुष की सभी 6 तलवारें उड़कर उसके हाथों में आ गईं। चलो, निंग मुस्कुराया। वार वार वार। गोमेद मानवरूपी ने असाधारण शक्ति से वार किया और निंग को जल्द से जल्द मार गिराने के प्रयास में एक के बाद एक भयंकर हथेलियां चला रहा था। अफसोस, दाव की समझ के मामले में वह अभी आर्कन स्तर तक ही पहुंचा था। उसकी कमजोरियां साफ दिखाई दे रही थीं। काले कोहरे के बावजूद निंग गोमेद मानवरूपी आकृति के चारों ओर आसानी से घूम पा रहा था। निंग ने अपनी गुप्त कलाओं का भी इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि उसकी गति कम हो गई थी, लेकिन उसकी तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वार वार वार। निंग की तलवार की रोशनी आसमान को चीरती हुई। तलवार की रोशनी की हर लकीर क्षणिक और लगभग अदृश्य थी। तलवार की रोशनी के निशान पहचानना मुश्किल था, लेकिन उनमें एक भयानक शक्ति थी और ऐसा लग रहा था कि वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को चीर सकती हैं। ये शक्ति का एक भयानक स्तर था जो हाथस्वॉर्ड कला के 14वें रुख और चौथे चरण के दावलॉर्ड के ओमेगा स्वॉर्ड दाव के संयोजन से आया था। हर वार भूतिया और अप्रत्याशित था। गोमेद मानवरूपी को ऐसा लग रहा था मानो वार सीधे उसके शरीर में चुभ रहे हों। वार वार वार। पलक झपकते ही दोनों ने एक दूसरे पर 100 से ज्यादा वार किए। गोमेद मानवरूपी निंग पर एक भी वार नहीं कर पाया। संक्षेप में, उस पर पूरी तरह से हावी हो रहा था। हालांकि निंग भी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। उसका शरीर वाकई अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी मैं उसे घायल नहीं कर पाता। क्या बकवास है। वह कोई दावलॉर्ड नहीं है, वह तो साफ तौर पर एक हेगेमॉन है। मांसल गोमेद मानव अचानक पीछे हट गया और गुस्से से चिल्लाया, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। पूरी ताकत से जाओ और अपना सार जला दो। इसे जल्दी से खत्म करो। हेगेमॉन एजोरफिएंट के दबाव में दुबले पतले गोमेद मानव ने एक उन्मत्त मानसिक संदेश भेजा। कोशिश तो करो। मैं उसे एक बार भी छू नहीं पाया। उसकी तलवारबाजी बिल्कुल बेदाग है। अगर मैं सचमुच पूरी ताकत लगा भी दूं, तो भी वह भागकर एजोरफिएंट के पास जा सकता है। काला सम्राट पूरी ताकत लगाने को तैयार नहीं था। सामान्य साधकों के विपरीत वे काफी धीरे धीरे ठीक होते और स्वस्थ होते। एक बार पूरी ताकत लगाने के बाद उन्हें ऊर्जा क्षीण होने का खतरा होता। एक बार जब उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती तो उनके शरीर कमजोर हो जाते और वे पराजित होकर नष्ट भी हो सकते थे। वापस जाओ। मांसल गोमेद मानव ने पीछे हटने का आदेश जारी किया और तीनों तुरंत एक दूसरे से जुड़ गए। अजूरफाइंड और व्हाइट थॉ निंग के पास आकर खड़े हो गए। दोनों पक्ष दूर से एक दूसरे को घूर रहे थे। तीनों गोमेद मानवरूपी क्रोधित तो थे, लेकिन साथ ही स्तब्ध भी थे। आखिर एक दावलॉर्ड इतनी शक्ति तक कैसे पहुंच गया। उसमें तो निश्चित रूप से एक हेगेमॉन जैसी शक्ति थी। शुक्र है कि तीनों गोमेद मानवरूपी शरीर बेहद मजबूत थे। निंग की तलवारबाजी के इस स्तर से तो आम सम्राट भी आसानी से मारे जा सकते थे। अद्भुत। मैं सचमुच तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ कि तुम जैसे दावलॉर्ड ने इतनी शक्ति प्राप्त की है। दुबले पतले गोमेद मानव ने निंग को घूरा। लेकिन क्या तुम पूरी तरह से आश्वस्त हो कि तुम आइसपीक सेना के दुश्मन बनना चाहते हो। मैं आइसपीक आर्मी का दुश्मन नहीं बनना चाहता। हालांकि मैं किसी भी तरह से मुफ्त में कोई राज्य नहीं सौंपूंगा। निंग ने अपना सिर हिलाया। साहसी, लेकिन ये हरकतें हमें तुम्हारा दुश्मन घोषित करने के बराबर हैं। दुबला पतला गोमेद मानवरूपी ठंडी हंसी हंसा। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। राज्य सौंप दो, वरना हमारे पास अपने वरिष्ठों को ये रिपोर्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा कि तुम अवज्ञाकारी हो। अंत में इसका परिणाम तुम्हारी मृत्यु होगी। निंग बस मुस्कुराया। तो ठीक है। उन्होंने निंग के चेहरे पर भाव देखे।
दुबला पतला गोमेद मानव भौंका, चलो चलें, अगली बार जब हम आएंगे तो सबको मार डालेंगे, चलो चलें। 3 गोमेद मानव तुरंत स्थानिक दरार में प्रवेश कर गए, बिना किसी निशान के गायब हो गए और केवल निंग, अजूरफाइंड और व्हाइट थॉ को पीछे छोड़ गए। एजोरफियन ने अपने बगल में खड़े सफेद वस्त्र पहने युवक पर नजर डाली। उसे अंदाजा हो गया था कि जेडफायर क्षेत्र में उनकी लड़ाई के बाद से निंग काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। अब तक निंग सचमुच हेगेमॉन स्तर की शक्ति तक पहुंच चुका था। डार्कनॉर्थ, अब तुम आइसपीक आर्मी के दुश्मन बन गए हो, एजोरफियन ने धीरे से कहा। आइसपीक आर्मी से निपटना आसान नहीं है। उनके स्वभाव को देखते हुए वे निश्चित रूप से तुम्हारे खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। उनसे निपटना आसान नहीं है, लेकिन मैं भी नहीं। निंग की आंखों में हत्या की भावना झलक उठी। तुम, एजोरफियन दंग रह गया। निंग ने कहा, जल्द ही मैं संरचनाओं को हल कर लूंगा और फ्लेमविंग को मुक्त कर दूंगा। क्या आपको विश्वास है कि आप जल्द ही इन संरचनाओं को हल कर लेंगे? एजोरफियन बहुत खुश हुआ। कमोबेश, अगर मुझे उम्मीद से ज्यादा समय भी लग जाए तो भी मैं जेडफायर दायरे के जरिए अपने लिए जरूरी समय खरीद लूंगा। जरूरत पड़ने पर मैं दायरे में इधर उधर दौड़ भाग भी कर सकता हूँ और अपने लिए कुछ और समय खरीद सकता हूँ, निंग ने कहा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी परेशानी उठाने की जरूरत होगी। जब तक वे वापस आएंगे तब तक फ्लेमविंग गॉड उनका इंतजार कर रहे होंगे। हा, अगर फ्लेमविंग गॉड बाहर आ जाए। एजोरफियन इस संभावना से बेहद खुश और उत्साहित था। तुम सच में जो चाहो कर पाओगे। वो तो कैओस प्रिमोडियल है। हा, जब एक कैओस प्रिमोडियल तुम्हारे इशारे पर हो तो कौन तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा? अगर तुम आदेश दोगे तो कैओस प्रिमोडियल सीधे आइसपीक आर्मी के बेस पर हमला करके उसे तहस नहस कर देगा। लोनली किंग बस देखता ही रह जाएगा, जैसे हुआ। वो फ्लेमविंग गॉड का कुछ नहीं कर सकता। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इतना डर गया था कि मुझे लगा कि हमें ब्रह्मांड में भटकना पड़ेगा। एजोरफियन ने निंग को घूरा। फ्लेमविंग के बिना मैं उनके खिलाफ इतना सख्त रुख अपनाने की हिम्मत नहीं कर पाता। निंग भी मुस्कुराया। चलो अब ये बातें बंद करते हैं। आज से मैं अपना सारा समय और मेहनत इन संरचनाओं को सुझाने और उन्हें जल्द से जल्द तोड़ने में लगा दूंगा। पुस्तक 38, अध्याय 10, लॉर्ड वुल्फ। फ्लेमड्रैगन रियल्म्स की सीमा पर स्थित एक क्षेत्र। इस क्षेत्र में अनगिनत बिजली कड़क रही थी। अचानक 3 गोमेद मानव प्रकट हुए और तेज गति से उस क्षेत्र की ओर बढ़े। दुबले पतले गोमेद मानव ने पुकारा, हेगेमॉन थंडरस्टार। फुफ, अनगिनत बिजली के बोल्ट एक मानव आकृति में मिलकर अंततः एक बैंगनी वस्त्रधारी मनुष्य में बदल गए। ये हेगेमॉन थंडरस्टार था जो उन्हें साम्राज्य के रास्ते यहाँ लाया था। तो क्या आपके पास राज्याधिकार है? हेगेमॉन थंडरस्टार ने उन पर मुस्कुराया। तीनों गोमेद मानवरूपियों के चेहरों पर खुशी का कोई निशान नहीं था। पहले तो वे इतने आत्मविश्वास से बात करते थे, लेकिन किसने सोचा था कि वे बेइज्जत होकर वापस लौट आएंगे। उन्हें एक बार फिर हेगेमॉन थंडरस्टार से उन्हें वापस लाने के लिए कहना पड़ा। सच तो ये है कि हेगेमॉन थंडरस्टार ने उनसे ये सवाल जानबूझकर पूछा था। वह साफ साफ बता सकता था कि उनके पास राज्य का अधिकार नहीं है। हालांकि आइसपीक सेना के कुछ काले सम्राटों का मजाक उड़ाने का मौका पाकर वह बहुत खुश था। नहीं, दुबले पतले गोमेद मानवरूपी ने ठंडे स्वर में कहा, हेगेमॉन थंडरस्टार, तुम्हारे अनुमान बिल्कुल सही थे। वह छोटा सा डाउलॉर्ड सचमुच निडर है। उसने सचमुच हमारी इच्छा के विरुद्ध जाने का साहस किया। साइक्लोपियन गोमेद मानवरूपी गर्जा, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ बहुत घमंडी है। उसने आइसपीक सेना को अपना दुश्मन बनाने की हिम्मत की है। मैं इसकी शिकायत जनरल से जरूर करूंगा। हम बेकार ही इतनी दूर भागे। आखिर में हमें जनरल से खुद हस्तक्षेप करने के लिए कहना पड़ेगा। वह जरूर मरेगा और वह वास्तवन जो भी है उसका भी नाश हो जाएगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे इस बात का पछतावा हो। मानसल गोमेद मानव भी हत्या के क्रोध से भरा हुआ था। हेगेमॉन थंडरस्टार खुद को बुदबुदाने से नहीं रोक पाया। तुम इसे बलपूर्वक लेने की अपनी कोशिशों में नाकाम रहे, लेकिन फिर भी तुमने इतनी बहादुरी से काम लिया। आइसपीक आर्मी ने वाकई अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। किसने सोचा होगा कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ सचमुच इतना कठोर इंसान है। अब आगे कहाँ? हेगेमॉन थंडरस्टार ने पूछा। जनरल के निवास पर, माउंट डूम, दुबले पतले गोमेद मानव ने कहा। और माउंट डूम कहाँ है? हेगेमॉन थंडरस्टार हैरान था। ये स्काईवुल्फ रियल्म्स में जनरल की संपत्ति है। दुबले पतले गोमेद मानव ने अप्रसन्नता से कहा, हेगेमॉन थंडरस्टार, क्या तुम्हें पहले से पता नहीं? हेगेमॉन थंडरस्टार ने कोई बहस नहीं की। वह सच में स्काईवुल्फ रियल्म्स में पहले कभी नहीं गया था, लेकिन उसने सुना था कि लॉर्ड वुल्फ्स माउंटेन स्काईवुल्फ रियल्म्स में ही है। हालांकि उस जगह का असली नाम माउंट डूम था। लॉर्ड वुल्फ्स माउंटेन उसके लिए एक उपनाम से ज्यादा कुछ नहीं था। आओ, मैं तुम्हें वहां भेजूंगा। हेगेमॉन थंडरस्टार ने अपना हाथ हिलाया, जिससे साम्राज्य प्रकट हो गया। हमें जल्दी जाना होगा। हमें जल्द से जल्द जनरल को इसकी सूचना देनी होगी, वरना मुझे नहीं पता कि मैं अपने मुंह से यह स्वाद कैसे निकालूंगा। मानसल गोमेद मानवरूपी ने गुस्से से कहा। वे बहुत पहले ही अपनी मनमानी करने के आदी हो चुके थे। नतीजतन जब कभी कभार उनका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता जो उनका विरोध करता, तो वे नाराज होने से खुद को नहीं रोक पाते थे। इस मामले में वह व्यक्ति तो एक साधारण डाउनलॉर्ड था। इससे उन्हें सचमुच अपमानित महसूस हुआ। अफसोस, फ्लेमड्रैगन रियल्म्स स्काईवुल्फ रियल्म्स से बहुत दूर था। उनके लिए स्काईवुल्फ रियल्म्स से सीधे संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था। डाउनलॉर्ड का असली शरीर और प्राइमल ट्विन भी इतनी बड़ी दूरी से एक दूसरे को महसूस नहीं कर पाते।
असली शरीर और प्राइमल ट्विन को इतनी बड़ी दूरी से एक दूसरे को महसूस करने के लिए कम से कम एक आर्कन क्लास अनंत सम्राट होना जरूरी था, जिसके पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आत्मा हो। अफसोस, आर्कन श्रेणी के किसी व्यक्ति को अनुचर की तरह अपने पीछे चलने के लिए राजी करना बहुत मुश्किल था। ज्यादातर लोग ऐसी गुलामी भरी जिंदगी की बजाय मौत को तरजीह देते। फुश रियल्म शिप स्पेस टाइम को चीरता हुआ तेज गति से स्काईवुल्फ रियल्मवर्स की ओर प्रस्थान कर रहा है। 18 मिलियन वर्ष बाद हेगेमोन थंडरस्टार का राज्य अंततः स्काईवुल्फ क्षेत्र तक पहुंच गया था। वहीं माउंट डूम है। तीनों काले सम्राट दूर से उस विशाल पर्वत को देख रहे थे जो शून्य में उभरा हुआ था। उनके चेहरों पर प्रसन्नता के भाव थे। यही उनका आधार था। माउंट डूम पूरी तरह से धूसर था और अनगिनत रूनों और आकृतियों से ढका हुआ था। माउंट डूम के बिल्कुल सिरे पर एक ऐसा क्षेत्र था जो धुंधली चांदी की रोशनी से जगमगा रहा था। ये चांदी की रोशनी नीचे के खूबसूरत महलों को रोशन कर रही थी। यहीं लॉर्ड वुल्फ अपने अधीनस्थों के साथ रहता था। सामान्य जनरल। तीनों काले सम्राटों ने क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद जोर से पुकारा। उनकी आवाजें माउंट डूम के ऊपर हवा में गूंज रही थीं। सीलाव और अन्य लोग वापस आ गए हैं। ये भाई सीलाव और बाकी लोग हैं। माउंट डूम से आकृतियां उड़ने लगीं। वे सभी गोमेद मानवरूपी थीं। उनके शरीर चांदी के रेखाचित्रों से ढके थे और असीम शीतलता की आभा बिखेर रहे थे। हेजेमोन थंडरस्टार खुद से बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। वे सभी साधारण साधक थे, लेकिन उन्होंने अनुष्ठानिक बलिदान का चुनाव किया था। उन्होंने अपने शरीर त्याग दिए थे और विचित्र प्राणी बन गए थे। फिर भी वह समझ गया कि ये काले सम्राट मूल रूप से काफी साधारण शाश्वत सम्राट थे। अब चूंकि वे काले सम्राट थे, इसलिए कम से कम उनके पास हेजेमोनिक स्तर की शक्ति तो थी। यह क्या है? क्या ये कोई क्षेत्र है? क्या ये हमारा नया राज्य है? गोमेद की आकृतियां दूर स्थित राज्य को घूरने लगीं। राज्य अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थे, यहाँ तक कि उनके सेनापति लॉर्ड वुल्फ के पास भी एक राज्य नहीं था। हेगेमोन थंडरस्टार ने यहाँ आने का साहस इसलिए किया क्योंकि तीनों गोमेद मानवों ने बहुत पहले ही उसकी सुरक्षा की गारंटी के लिए जीवन भर की शपथ ली थी। अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे तीनों मर जाते। हेगेमोन थंडरस्टार को भी पूरा यकीन था कि वह सुरक्षित बच निकलेगा। बकवास बंद करो, जल्दी करो और हमें जनरल के पास ले चलो। वह कहाँ है? हमें उसे एक जरूरी बात बतानी है। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? एक ठंडी आवाज गूंजी। उसके बाद माउंट डूम की चोटी से एक सुनहरी आकृति उभरी। उसका पूरा शरीर सोने से बना हुआ लग रहा था और उसका शरीर भी चांदी के रेखाचित्रों से ढका हुआ था। उससे निकलने वाली आभा इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी सेवा करने वाले काले सम्राटों की आभा से कहीं ज्यादा थी। वह महान स्वर्ण सम्राटों में से एक था जिसने सिथे द्वारा दी जाने वाली सबसे शक्तिशाली अनुष्ठानिक बलि दी थी। तथाकथित एक्सल्ट के बारे में क्या? उस स्तर तक केवल साधना और भाग्य के मिश्रण से ही पहुंचा जा सकता था। वे सिथे में सर्वोच्च थे और पूरी जाति के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। हेजेमोन आसानी से स्वर्ण सम्राटों में परिवर्तित हो सकते थे और बड़ी संख्या में निर्मित किए जा सकते थे। स्वाभाविक रूप से उनकी तुलना एक्सल्ट से नहीं की जा सकती थी। इसके बावजूद स्वर्ण सम्राटों की शक्ति का स्तर अभी भी अन्य देवताओं के बराबर था और उनके शरीर और भी अधिक शक्तिशाली थे। उनके शरीर को नष्ट करना लगभग असंभव था। जनरल, तीनों काले सम्राट जो अभी अभी आए थे, उन्होंने तुरंत आदरपूर्वक सिर झुकाया। बोलो, तुम सच में एक दायरे में भागकर यहाँ आ गए? ये सब क्या है? लॉर्ड वुल्फ की निगाहें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उन्होंने दूर के दायरे की ओर, फिर अपने 3 मातहतों की ओर देखा। जनरल, हम आदेशानुसार गश्त पर थे, दुबले पतले गोमेद मानवरूपी ने आदरपूर्वक कहा, और हमें अचानक पता चला कि फ्लेमड्रैगन रियल्म्स में डार्कनॉर्थ नाम का एक डॉलॉर्ड था जिसने किसी तरह जेडफायर रियल्म नामक एक सिथे स्थल पर नियंत्रण कर लिया था। उसने एक हेगेमोन को भी अपने अनुचर के रूप में सेवा करने के लिए मना लिया था। एक हेगेमोन के साथ एक डाउलॉर्ड का अनुचर। लॉर्ड वुल्फ को बहुत धक्का लगा और उनके साथ मौजूद ब्लैक एम्परर्स को भी। हालांकि यह खबर काफी दूर तक फैल चुकी थी, लेकिन स्काईवुल्फ क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाई थी। ये दोनों क्षेत्र बहुत दूर थे। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के पास वास्तव में एक क्षेत्राधिकार है। दुबले पतले काले सम्राट ने जल्दी से कहा। आसपास के सभी हेजेमोन उससे इसे छीनना चाहते थे, लेकिन अंततः वह जेडफायर क्षेत्र का उपयोग करके उनमें से एक को अपने नियंत्रण में लेने में कामयाब हो गया। जैसे ही हमें ये खबर मिली, हम तुरंत फ्लेमड्रैगन क्षेत्र की यात्रा पर निकल पड़े। हम उसे इसे सौंपने के लिए मजबूर करना चाहते थे ताकि हम इसे आपको दे सकें, जनरल। लॉर्ड वुल्फ ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए सुनना जारी रखा। लेकिन उसने तो सचमुच मना कर दिया था। दुबले पतले काले सम्राट ने दांत पीसते हुए गुर्राते हुए कहा। उसने तो सचमुच मना करने की हिम्मत की थी। हमने उस पर हमला किया, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था कि उसकी ताकत का स्तर सर्वोच्च स्तर पर था, एक डाउलॉर्ड हेगेमॉन्स के बराबर। लॉर्ड वुल्फ आमतौर पर चाहे कितने भी शांत क्यों न रहे हों, वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। लगता है उन्होंने किसी महान ओमेगा डाउस में महारत हासिल कर ली होगी और कुछ और भी भाग्यशाली अनुभव हुए होंगे। भले ही वह एक डाउलॉर्ड हो जो हेगेमॉन्स के बराबर हो, फिर भी हमारी आइसपीक आर्मी के सामने वह कुछ भी नहीं है। क्या आपको यकीन है कि वह हमसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत रखता है? हाँ, दुबले पतले काले सम्राट ने सिर हिलाया और बाकी दोनों ने भी। विशालकाय काले सम्राट ने समझाया, वह हमारा जरा भी लिहाज नहीं करता। उसने तो ये कहने की हिम्मत की कि वह हमें राज्य देने को तैयार है, लेकिन सिर्फ उतने ही मूल्य के खजाने के लिए। क्या उसका कोई विशेष दर्जा है? लॉर्ड वुल्फ ने भौहें चढ़ाईं।
उदाहरण के लिए, क्या वह ऑटोप का शिष्य है? फ्लेम ड्रैगन रियल्म वॉज रियल्म्स लॉर्ड विंड्रेस के अधीन होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका रियल्म्स लॉर्ड विंड्रेस से कोई संबंध हो? हमने उसके किसी विशेष दर्जे के बारे में नहीं सुना है। उसे रियल्म्स लॉर्ड विंड्रेस से बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पहले, उसने हेगेमन्स और सम्राटों की एक पूरी सेना को आकर्षित किया था जिन्होंने उसे मारने और उसका राज्य छीनने की कोशिश की थी, लेकिन रियल्म्स लॉर्ड विंड्रेस ने हस्तक्षेप नहीं किया। स्पष्ट रूप से वहाँ कोई खास रिश्ता नहीं है। अंत में वह केवल इसलिए बच गया क्योंकि उसने जेडफायर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। दुबले पतले काले सम्राट ने कहा, अगर उसके पास कोई खास पृष्ठभूमि नहीं है तो कोई भी डॉलॉर्ड, चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, हमारी आइसपीक सेना के सामने एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। लॉर्ड वुल्फ ने अपनी बर्फीली सुनहरी निगाहों से तीनों को घूरा, फिर दूर स्थित साम्राज्य की ओर देखने लगा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो उस साम्राज्य की कमान हेगेमॉन थंडरस्टार के पास होनी चाहिए। थंडरस्टार आपको नमस्कार करता है, लॉर्ड वुल्फ। हेगेमॉन थंडरस्टार क्षेत्र से बाहर उड़ गया और झुक गया। मैं अपने काले सम्राटों को फ्लेम ड्रैगन क्षेत्र में ले जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वहां भेजने के लिए कष्ट देना चाहता हूँ, लॉर्ड वुल्फ ने कहा। बेशक, हम इसे तुम्हारे लिए सार्थक बना देंगे।